हाँ जी, और बताओ, और क्वेरी बताओ। हाँ, इस बार इतना जरूर बता सकता हूँ कि बहुत एग्जॉस्टिवली चल रहा है लिमिटेशन एक्ट ना, बहुत एग्जॉस्टिवली चल रहा है। एक आधा कोई क्वेश्चन यहाँ वहाँ रहता है, ठीक है जी, बच्चे पूछ लेते हैं इस बार। देखो जरा। हाँ, जे एन सुरती कर लिया ना हमने, जे एन सुरती चटियार। हाँ, ठीक, सही है, आगे आ जाओ। सेक्शन 13 कल पढ़ा दिया था। आओ जरा इसको, इसके टुकड़े कर लेते हैं। ये लस्सी क्या बेच रहा था कल? हाँ हाँ वो, अरे नहीं, मैं कल चंडीगढ़ पहुंचा होगा ना। ये हो गया था ना नकल का सवाल वगैरह। अभी क्या हो गया, चलो डिलीट कर भैया इसको। वो बस एक एक्सपीरियंस था जो मेरे को आपको शेयर करना था। आजकल एडवेंचर का रूप बन गया है ना। और दीदी कौन सा चार टीनेजर वो टाइम्स ऑफ इंडिया पे क्या पी रहे थे? सारे पिए हुए काले सिगरेट वीडियो है उसकी एक्सीडेंट बच्चों की। एक वो एक डेढ़ साल पहले भी वीडियो आया था। उसमें तो बीएमडब्ल्यू के अंदर बैठे हुए थे और पता नहीं कितने छह थे डॉक्टर थे जो देहरादून की तरफ से जो आए। अरे यार, हर में तो डॉक्टर थे सर, छह थे, छह दोस्त। अल्लाह या अल्लाह बचा ले। कुफर करते हैं, एक तो शराब पीते हैं, फिर अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। नहीं, गलत हो गया। चलो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और देखो जो साधन संपन्न है, देखो उनकी कैसे बुद्धि विनाश हो जाती है ना, है ना। सही, चलो आगे आ जाओ भाई साहब, 13 पे। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट और अपील। चलो जी, सूट की बात कर रहा है और अपील की बात कर रहा है। संदीप जी बिजी हो रहे हो 2 दिन से? हाँ सर, थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है, बड़ा सारा निपट गया यहाँ पे। हो सकता है वो प्रोफिट दिखाएंगे वो भी। ठीक है ना, क्लास लगाया करो ऑनलाइन, आपको पता चलेगा कितना मिस करते हैं बच्चे आप, इंक्लूडिंग मास्टर। नहीं सर, ज्यादा मिस करना ठीक नहीं लगता। जो दे देगा भाई, ये नहीं जीने देगा भाई। इन अपील एनी केस वेयर एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू। ठीक है जी, और क्या चीज लगा रहे हो? एप्लीकेशन की बात हो रही है। कौन सी? लीव की। लीव टू सू कौन सी? एज अ पॉपर, गरीब। हैज बीन मेड एंड रिजेक्टेड। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये देखो 1 2 3 करके लिख लेना इसको, 1 2 3। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज कच्चे नोट्स बना लेना। नेक्स्ट चीज क्या है कि आपने एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन मेड, प्लस रिजेक्ट हो गई वो एप्लीकेशन, मेड एंड रिजेक्टेड। डन। एप्लीकेशन कौन सी रिजेक्ट हो गई है? लीव टू सू एज ए पॉपर की, लीव टू सू एज ए पॉपर या लीव टू अपील एज ए पॉपर। डन। मेड एंड रिजेक्ट हो गई है। द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग। नंबर 4 पे अब देखो कुछ टाइम लगा, टाइम लग गया, लिख दो ऐसे। क्या बोलेगा? गुड फेथ में लग गया जी टाइम। रिजेक्ट हो चुकी है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का कोई दूसरा फेट, आप दूसरा भविष्य नहीं देखोगे, आप विजुलाइज नहीं करना दूसरा भविष्य।
सेक्शन 13 स्पेसिफिक कह रहा है कि एप्लीकेशन मेड एंड रिजेक्टेड, ठीक है जी। तो क्या बताएगा जिसकी एप्लीकेशन, जिस गरीब की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, कि देखो जी मैंने गुड फेथ में एप्लीकेशन लगाई थी, और मैं हूं ना जी, अब वो कोर्ट फीस भी पे कर देता हूँ, ठीक है जी, ये लो जी पेड कर दिए, ठीक है ना, डन है ना। पॉपर की एप्लीकेशन लेट से अगर अलाउ हो जाती है, तो जज साहब दया करके क्या कहते हैं, भाई तू कोर्ट फीस रहने दे, है ना। हम तो तेरे से कोर्ट फीस भी नहीं ले रहे, अच्छा तेरे को डीएलएस से एक वकील भी दे देंगे, डीएलएस से सर। ठीक हो गया ना, सिंपल रहेगा। चलो जी, लेट से उसने एप्लीकेशन जो लगाई वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, तो क्या कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी अब उसको? बिल्कुल। बताओ, एडवोकेट डीएलएस से दिलवाएं? नहीं, अपने आप करेगा, क्योंकि कोर्ट ने उसको क्या कितनी होती है कोर्ट फीस? कोर्ट फीस ऐसी 50 200 इस हिसाब से। स्टाम्प स्टाम्प ड्यूटी की बात नहीं कर रहा मैं कोर्ट फीस की बात कर रहा हूँ, सिविल कोर्ट की जब 200, ठीक है जी। सर ये स्टाम्प के रूप में देनी पड़ती है या फिर एज मनी देना पड़ता है? ये एज स्टाम्प भी जाती है, स्टाम्प ही जाती है। तलवाना देखा होगा ना, तलवाना एक कागज होता है, जब फाइल मेंटेन करवाते हैं, फाइल बनाते हैं, हाँ उसको हिंदी में तलवाना बोलते हैं, हिंदी मतलब फारसी में तलवाना बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर टिकट लगा देते हैं, 50 की टिकट, 50 की 4 टिकट, 200 रुपए का तलवाना लगा दिया, ले भाई पच 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 है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। स्टैम्प क्यों, स्टैम्प के जरिए क्यों जाता है? करेंसी में आता है, करेंसी की डेफिनेशन में आएगा ये, वैल्यूएबल वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ये, ठीक है ना। सिर्फ कोर्ट ही जो है, कल को तलवाना क्या करेगी, तलवाना फाड़ के और कोर्ट जो है ट्रेजरी में पहुंचा देगी, ट्रेजरी जो है इन टिकटों को रुपये में कन्वर्ट करके वापस कोर्ट को दे देगी, बट ओनली ट्रेजरी को। सबसे बड़ा उसकी उसकी उसका तो मेरे ख्याल महिमा मंडन भी कर दिया, उसके ऊपर तो कोई फिल्म भी बना दी है बॉलीवुड में। अच्छा वेब सीरीज है, बहुत बहुत जिगर वाला आदमी था वो। कुछ नहीं, जिगर जुगर अब पड़ा हुआ है वो। कितने 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 का था? 29,000 करोड़, 29,000 करोड़, ठीक है। ये कब की बातें हैं? ये है भैया जी, नहीं जब ये केस चल रहा था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, वो रोज उसकी न्यूज में आता, तो ये बातें हैं 2009 की। तेल की था ना, 2009 की बात है। पूरा नाम क्या था उसका उसका उस अब्दुल करीम तेलगी, ठीक हो गया। बहुत दिमाग लगाया उसने, क्या वो, ये देखो इन कैरेक्टर्स के ऊपर अगर कोई मूवी बनाए ना, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, वो विलेंस होने चाहिए। वो जो सीरीज वगैरह बनाई, उसी एक आधी क्लिप देखी, पता नहीं गालियां ही गालियां उसमें, पता नहीं क्या वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। सर वो भी उसका लॉयर वो था, वो स्कैम 1992 वाला अरशद मेहता, राम जेठमलानी की उसमें था। वो तो है, वो तो है, वो तो है, देखो वो तो एडवोकेट है, सीधी सिंपल सी बात है। राम जेठमलानी इसमें था, क्या नाम, मुझे लड़की मरी थी ना, जेसिका, कॉन्फ्रेंस में हर वीडियो है राम जेठमलानी का एडवोकेट, ये कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं। फीस भाई, मेरा मेरा मेरी औकात है कि मैं राम जेठमलानी को या कपिल सिब्बल को एज ए लॉयर हायर कर सकता हूँ, मेरा बीपी अलाउ करता है मुझे, ठीक है। चलो, फिर क्या प्रूव करेगा, देखो गुड फेथ में मैंने ये टाइम डिवोट कर दिया जी, वहां पे गलत टाइम मैंने बिता दिया, ठीक है ना। और चलो जी, मैं आपको कोर्ट फीस भी अब पे करता हूँ, क्या होगा, ऑन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस प्रेस्क्राइब्ड, पेमेंट हाथ में आते ही कोर्ट फॉर सच सूट और अपील, उस सूट की या फिर अपील के लिए कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शेल, यहां से सिंपल एक लाइन निकाल लेना, शेल ट्रीट, क्या, कि ये वाला जो सूट या फिर अपील जो है, सेम फोर्स और इफेक्ट, कि ये जो कोर्ट फी है अर्लियर इंस्टांस पे
पेड हो चुकी है। ठीक हो गया, ये 5th नंबर पॉइंट बना लेना। ये मैं और मेरे जो वकील साथी है, जब हमारा पेपर आता है पीटी का, तो जब पीटी तैयार करते हैं तो ऐसे तोड़ तोड़ के कर लेते हैं, जितना याद आ जाएगा उतना खुद बना देंगे ये डायग्राम सा, ठीक है। फिर उसके बाद बेरेट पढ़ेंगे फटाफट से, जहां जो कमी रहेगी वो उसको पॉइंट आउट कर देंगे और उसको गोड़ा कर लेंगे, ठीक है ना, कि ये भूल गए थे हम। ठीक है जी। फिर जब नेक्स्ट रिवीजन देगी उसके ऊपर, फिर सिर्फ अपने नोट्स बनाएंगे, अपने नोट्स निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं उठाते फिर हम। डन। बहुत सिंपल है। सही। लेट से एप्लीकेशन अलाउड हो जाए तो मैं फीस की बात नहीं कर रहा। इसके अंदर मेन चीज क्या है, इसके अंदर मेन चीज ये है कि जो डिले हो गया ना, डिले हो गया था ना जी, फीस के लिए नहीं है ये, कोर्ट को फीस से मतलब नहीं है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम है सर, जो टाइम वहां लगा है उसको एक्सक्लूड कराने यस, के लिए। एप्लीकेशन अगर आ गई तो फिर डिले खत्म हो गया। ठीक हो गया ना। अब क्या है, एप्लीकेशन आ गई सेक्शन 13 की, तो क्या, और प्लस वो रिजेक्ट होने के बाद अगर कोर्ट फी पे कर देता है तो कोई बात नहीं भाई, आ चुका है केस। ठीक है ना। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं कि जब ये एप्लीकेशन अलाउड हो जाएगी, टाइम तो ये भी गया है, बच्चे की तो केस की प्रोसीडिंग शुरू हो गई। मेरे को बेरेक्ट से जवाब दो, मैं आपके पर्सनल थॉट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। बेरेक्ट में है कि टाइम तो यहां पर भी गया है, लेट से एप्लीकेशन अलाउड हो गई है पॉपर की, टाइम तो यहां भी गया है ना। ये देखो, 1 जनवरी 26 लास्ट डे किसका, पीरियड ऑफ लिमिटेशन या फिर प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है जी, इस दिन एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है ना, पॉपर वाली, समझ गए, पॉपर वाली एप्लीकेशन लगा दी। ये लो जी, 2 महीने के बाद 2 मंथ्स लेटर 1 मार्च 2026 को, ठीक है जी, ये एप्लीकेशन अलाउ हो गई। 60 दिन का डिले हो चुका है। शाबाश, एक बच्चा समझ गया मैं क्या पूछ रहा हूँ। क्या, सर ये जो 60 दिन का, डीम्ड, जो 60 दिन का जो दिन है ना सर, ये हम उसको मान लेंगे कि ये मतलब कि एक्सक्लूड कर देंगे सर, क्योंकि जब से अलाउड हुआ है। नहीं नहीं, एक्सक्लूड नहीं होगा। क्या है, क्या विकास, जो 3 के 2 के 1 या 2 में सेक्शन 3 में मेंशन है कि इसको डीम कर लेंगे, कि इस खास सिचुएशन में सूट इज डीम टू बी फाइल्ड, डीम टू बी इंस्टीट्यूटेड। कब, जब एप्लीकेशन डाली। यस, पॉइंट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, यानी कि 1 जनवरी 2026। यस, ये इसी बेरट में लिखा है सेक्शन 3 में। सही आया था ना जिक्र उसमें, वहां सेक्शन 13 के ऊपर डिक्टेशन भी करी फिर हमने, है ना। चलो, आज डिसाइड हो जाएगा, आज आपको बता दूंगा कि कब ये बेरट खत्म हो रहा है, ठीक है ना। सिंपल, सेक्शन 13 में कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर घर से होमवर्क करना है तो भाई साहब, कौन सा है पेपर का ऑर्डर, ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44, ये भूल जाते हो डेलिबरेटली, बार बार भूल रहे हो। 44 किसके लिए, अपील के लिए, 33 सूट के लिए, ठीक हो गया। देखो कितने प्रोविजन पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 33 34 सॉरी 44 सीपीसी का। सेक्शन है क्या कोई पोपर पेपर का, कोई डेफिनेशन सीपीसी में, सिंपल। फिर यहां क्या पढ़ोगे, टीएलए में सेक्शन 3, फिर सेक्शन 13, 33 44 उधर, 3 13 यहाँ, ठीक हो गया। इसको करना, निपटाना है इसको, खत्म, डन। आई होप पॉपर में और इंडिजेंट में कोई क्वेश्चन नहीं है। सर ये जो सेक्शन 33 है, सेक्शन 44 है, ऑर्डर 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 33 ऑर्डर 44, ये हमने सीपीसी के पढ़ाई, हाँ ये देखो सीपीसी इस, के पढ़ के आने हैं सर। यस, देख लेना, ठीक है ना।
सर ये ऑर्डर के साथ जो रूल होते हैं वो ऑर्डर के अंदर ही होते हैं। हाँ, ऑर्डर के अंदर आप रूल्स ही पढ़ते हैं, ऑर्डर में रूल ऑर्डर में कोई ऑर्डर जैसी चीज नहीं होती। ऑर्डर सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है पर हेडिंग होती है। नहीं, ऑर्डर स्टेटमेंट नहीं होती, ऑर्डर वो क्रम वाला ऑर्डर होता है ना, कि भाई एक ये जो 1 से लेकर 10 तक गिनती है, इसको क्रम में लिखी, इसको एक ऑर्डर में लिखी, ठीक है ना, वो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर आदेश वाले नहीं, ठीक है ना। तो देयर इज नो स्टेटमेंट। हाँ, इनके अंदर रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, देखने, ठीक है ना। Done? और पढ़ने से मतलब क्या है, जो अपने पुराने बच्चे हैं, अपने वीआईएल के पुराने बच्चे हैं, उनको तो एग्जैक्टली पता है क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, जैसे आप स्वयं ही हो संदीप जी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हेडिंग्स पढ़ लेना, ठीक है ना। ऑर्डर 33 खोला और रूल्स की हेडिंग्स पढ़ ली, कहीं पे आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, यार ये रूल तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ला मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि 33 का 1 पढ़ना ही पड़ेगा आपको, उसके अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कितने रुपए वाले बंदे को पॉपर जो है डिक्लेयर करेगी कोर्ट, कितने संसाधन वाले को कोर्ट जो है नहीं करेगी डिक्लेयर, ठीक है ना। एप्लीकेशन कौन सी कोर्ट में बनेगी, कब बनेगी, उसके साथ साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएगा, क्या क्या कोर्ट पूछेगी, कोर्ट इंक्वायरी करवाएगी कि नहीं करवाएगी, ये रूल 1 में है 33 के। 44 तो बहुत छोटा सा है, ठीक हो गया, डन, सिंपल। आगे हैं, चलो आगे बढ़ जाओ, सेक्शन 14 आ जाओ। हम्म, बड़े ध्यान से, अगर पहला ढंग से पढ़ लिया, 14 का 1 ढंग से पढ़ लिया, तो 2 स्वयं आ जाएगा, ठीक है जी। देखो जी क्या है, एक्सक्लूड कर रहे हैं क्या, टाइम को, किसकी, प्रोसीडिंग्स की, जो कि बोनाफाइडली लगाया गया है किसी कोर्ट में बिना जुरिस्डिक्शन के, ठीक है जी। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि जैसे कि आरटीके रोहतक की बात कर लेते हैं, सिविल कोर्ट्स की बात कर लेते हैं, सिविल कोर्ट्स जूनियर डिवीजन की बात कर लेते हैं, जे एंड डी नहीं होता, जे डी होता है, ठीक है ना। कितनी है यहाँ, लेट से 8 कोर्ट्स हैं जो जूनियर डिवीजन की है, ठीक है। कोर्ट नंबर 1 से लेकर 8, कोर्ट नंबर 1 में जाना था लेकिन गलती से कोर्ट नंबर 8 में चले गए, ठीक हो गया। अगेन रोहतक में तो भाई साहब बहुत बिजनेस है, ठीक है जी। 1 जनवरी 2026 को केस जो है वहां पे हमने फाइल करवा लिया, 1 जनवरी को लगा, 1 जनवरी लगते ही जज साहब के पास बहुत ज्यादा बिजनेस था 1 जनवरी के दिन, ठीक है। जज साहब ने क्या करा, भाई तू ऐसा कर, तू 1 अप्रैल को आ, ठीक हो गया, सिंपल है, डन। एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो, है ना, कितने महीने का डिले हो गया, 4 कैसे हो गया, 3 महीने का, 1 अप्रैल को बुलाया है। तुम गिनती नहीं सीखोगे ठीक हो गया, 3 महीने का हो गया डिले, सिंपल है। ये कहा जाएगा, ये डिले कंडोन होगा, ये डिले कंडोन या फिर डिले एक्सक्लूड होगा कहां, सेक्शन 14 इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यस। जब आप गिनती गिनेंगे किसकी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, फॉर एनी सूट, अंडरलाइन किसी भी सूट के लिए, आ गया, हाँ। The time during which the plaintiff has been prosecuting with the due diligence, yes, underline, ड्यू डिलीजेंस को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है जी। कहां प्रोसीडिंग में बिजी था प्लेंटिफ, ड्यू डिलीजेंस से, ठीक है, यानी गुड फेथ में। अदर सिविल प्रोसीडिंग्स, अंडरलाइन अदर, अनदर है, कोई बात नहीं, अनदर को कर लो, खाल तार लो मेरी तुम ना ना ना, अच्छा है, दिस इज गुड, आई लाइक इट, ठीक है ना। ये क्या दर्शाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है ना, ध्यान वहां है ना ना, इसमें से पढ़ो, मैं, मेरा ध्यान इसमें था, चलो जी। अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये वाली गलती कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में हुई है या फिर यह वाली गलती कोर्ट ऑफ अपील में हुई है,
या फिर यह वाली गलती कोर्ट ऑफ रिवीजन में हुई है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको ये नहीं पढ़ेंगे कि ये जो है सेक्शन 14 जो है 14 का एक जो है वो सूट अपील और रिवीजन पर एप्लीकेबल है, नहीं, ये ओनली सूट पर एप्लीकेबल है, सिविल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल है। ठीक हो गया। अगेंस्ट द डिफेंडेंट, यस, शैल बी एक्सक्लूडेड, यस, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। वेयर द प्रोसीडिंग्स रिलेट्स टू द सेम मैटर इशू, अगर ये वाली प्रोसीडिंग मैटर इशू के हिसाब से सेम है, एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ, और ये वाली जो प्रोसिक्यूशन वगैरह एसेट्रा जो है ये गुड फेथ में इन अ कोर्ट, किसी कोर्ट के अंदर, विच फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन, जिस कोर्ट ने जुरिडिक्शन के डिफेक्ट के कारण या फिर कोई ऐसा डिफेक्ट जो कॉज ऑफ लाइक नेचर का हो, ठीक है जी, इज अनेबल टू एंटरटेन, उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। यानी कोर्ट ने सीबीसी के हिसाब से क्या किया, रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया। लेट्स से कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं बनता, रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, बेचारे को एडिशनल वो दो, रिटर्न कर दो, उसको बोल दो बाबा भाई ताऊ यहाँ नहीं, प्रति कोर्ट में चले जा। ठीक हो गया। या फिर सीधा सिंपल है कि ताऊ गलत कोर्ट में आ गया है, वापस चला जा, कहा, फाइलिंग ब्रांच में चला जा, या फिर तेरे वकील को बोल दे पता करके बताए कि असली कोर्ट कौन सी है तेरी। ठीक है ना, सिंपल, फाइल को वापस रीडर साहब को पकड़ा देंगे। ठीक हो गया, रीडर साहब वापस अहमद को पकड़ा देंगे, अपने सिविल या क्रिमिनल व्हाटसोएवर अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, वापस वो सिविल या क्रिमिनल अहमद वापस फाइलिंग ब्रांच को पकड़ा देगा। फाइलिंग ब्रांच अपनी गलती सुधारेगी और उसको प्रॉपर कोर्ट के पास लगाएगी। ठीक हो गया। लेट से अगर डिफेंडेंट अपीयर हो चुका है तो डेट भी कर देंगे, और यस, शाबाश, वेरी गुड, डीम समन। ठीक हो गया। किसी इंसान को समन सर्व हो जाए तो उसका कोर्ट में आना अनिवार्य है, बिल्कुल, नहीं आता, नहीं आता तो फिर वारंट चला जाएगा, वारंट से भी नहीं आता, नॉन अवेलेबल वारंट चला जाएगा, नॉन अवेलेबल, नॉन अवेलेबल, अगर उससे भी क्या नहीं होता आए। है सर? देखो वारंट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल वारंट होता है, ठीक है सर, उसमें क्या है कि सिर्फ आपको अपीयर होना होता है, आपको एज ए मैटर ऑफ राइट जो है बेल मिल जाती है। ठीक है सर, नॉन अवेलेबल वारंट के अंदर आपको अपीयर होना पड़ेगा, अपीयर क्या, आपको पुलिस अरेस्ट करके लेके आएगी, ठीक है ना, अपने आप ले आएगी, फिर आपको अगर बाहर जाना, अपने घर जाना वापस, तो आपको बेल लेनी पड़ेगी कोर्ट से। समन के बाद होता है ये काम, है? जरूरी नहीं है समन के बाद हो, करना ही पड़े, ठीक है, लेट्स से कोई समन में ही आ जाए, कोई पार्टी ऐसी होगी समन की भी जरूरत नहीं, वैसे बड़ी विजिलेंट हमारे खिलाफ केस तो नहीं, वो ऑलरेडी एक कैविएट फाइल करके बैठा हुआ है। सिविल केस नहीं हो सकता ये, सिविल में, क्रिमिनल, किसी में भी हो किसी में हो सकता है। या तो प्यार से आएगा, नहीं तो, है ना, डन, सिंपल हो गया। क्या करेंगे, आओ जरा, बहुत सिंपली करा देता हूं। सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना, ड्यू डिलिजेंस वर्ड आया तो यानी गुड फेथ यहां भी आ गया, ठीक है ना, सही। अब ये सिविल प्रोसीडिंग्स कहाँ, सूट में, आपने अपील सूट में वेस्ट करी हो, आपने अपील में वेस्ट करी हो, या फिर आपने क्या रिव्यू रिवीजन, या फिर रिवीजन में वेस्ट कर दी हो, ठीक है ना, और वो वाली कोर्ट ने क्या कर दिया हो, मना कर दिया हो, क्या, एंटरटेन करने से, एंटरटेन करने से मना करने की बात लिखी जा रही, रिजेक्ट नहीं लिखा हुआ है ना, एक सेक्शन ऊपर स्पेसिफिकली मेड एंड रिजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो समझना कि लेजिस्लेशन बड़ी सोच समझ के वर्ड लिखा है, ठीक है ना, मना कर दे। और डिफेक्ट क्या है, किस कारण जो मना किया है, जुरिस्डिक्शन का डिफेक्ट है, या फिर लाइक नेचर, जुरिस्डिक्शन से मिलते जुलते टेक्निकल डिफेक्ट्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेक्निकल डिफेक्ट्स, टेक्निकल या फिर ये लो फॉर्मल डिफेक्ट, कई जगह वर्ड जो है दिक्कत करते हैं, सीपीसी में देख जगह फॉर्मल डिफेक्ट्स लिखा होता है,
पढ़ा था, याद आ रहा है? फॉर्मल डिफेक्ट लिखा होता। नीचे करो, नीचे करो, ये लो। ये आपका सेक्शन 14(1) है ये। ध्यान रखना, सेक्शन 13 में मेड एंड रिजेक्ट था, सेक्शन 14(1) में क्या है? कोर्ट ने मना कर दिया एंटरटेन करने से। somehow the proceedings has been returned, simple। सही, आगे चले, चलो 14(2) पे आ जाओ। एक में कोई दिक्कत नहीं है ना? 9 मलाई चाप बन गया है 14(2). चलो, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन, शाबाश, यहां पर एप्लीकेशन की बात हो रही है, ऊपर क्या, सूट की बात हो रही है, सिंपल। चलो अंडरलाइन कर लेना एप्लीकेशन, और कंपेयर करते हुए पढ़ लेना इसको, ठीक है ना? वो वाला टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ऑफ अपील और ऑफ रिवीजन, सेम आ गया, अगेंस्ट द सेम पार्टी फॉर द सेम रिलीफ shall be excluded where such proceeding is prosecuting in good faith in a court which from defect of jurisdiction or cause of like nature is unable to entertain it। सेम टू सेम, एब्सोल्युटली सेम टू सेम, ठीक हो गया? वही गुड फेथ प्लस ड्यू डिलिजेंस, ठीक है ना? एक पॉइंट और कर लेना यहां पर, इसको ऐड कर लेना, मैटर इशू सेम, ये रह गया था, ये सेम हो अलग क्यों किया तो है, क्या करो अलग ही क्यों लिखा है? अभी बताता हूँ। सूट और कॉमा एप्लीकेशन लिख देते हैं। लेट्स से कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक हो गया, सिंपल। तो आप यही सूट लेकर जाओगे, आप कोई दूसरा सूट लेगा जिसके अंदर मैटर इशू ही दूसरा है, तो वो तो नया केस चल रहा है। ठीक है ना? वो तो नया ही केस है, स्वतः ही नया केस है वो, है ना? हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक के अंदर खाम खा गलत कोर्ट में चला गया और वहां पे डिले हो गया, ठीक होगा ना? सिंपल, सिर्फ वो डिले को एक्सक्लूड कराने के लिए है। नया सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन की जरूरत क्या है? वो तो उसका तो अपना लिमिटेशन देखोगे आप, उसका खुद का पीरियड ऑफ लिमिटेशन चेक करोगे ना। चलो आगे आ जाओ, सही है। 14(2) बहुत सिंपल, 14(1) फॉर सूट्स, 14(2) एप्लीकेशंस, 14(3) नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेनिंग रूल 2 ऑफ ऑर्डर 33। ओह 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 माय मिस्टेक, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑर्डर 23 के रूल 2 में क्या लिखा है। सर इसको रोमन लैंग्वेज बोलते हैं ना? हाँ, रोमन काउंटिंग of the CPC, the provision of subsection 1 shall apply in relation to a fresh suit instituted on permission granted by the court under Rule 1 of that order, where such permission is granted on the ground that the first suit must fail by reason of defect in jurisdiction of the court or other cause of a like nature। What is order 23? Yes, शाबाश, विड्रॉल ऑफ सूट्स। यही तो पूछ रहा था कि कहाँ पढ़ा था फॉर्मल डिफेक्ट, एक्सक्लूड कर देते हैं। वो सवाल आ गया, ठीक है? तब याद कर लेते तो ठीक होता, नहीं याद किया तो अब फंस गया। चलो कब विड्रॉल हो सकता है? पहले ही हो जाएगा तो फर्स्ट इंस्टेंस कब? ग्राउंड क्या है? में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है ऑर्डर 23 के अंदर, jurisdiction मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ। लेट से, बताओ विड्रॉ कौन करेगा?
सूट ओनली प्लेंटिफ। कोई ऐसा तरीका है कि सूट डाल ले प्लेंटिफ और विड्रॉ कर ले डिफेंडेंट? सिंपल। कोई ऐसा तरीका है? नहीं। बिल्कुल सही। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में प्लेंटिफ कर सकता है विड्रॉ? ऑथराइज होना चाहिए सर, वहाँ पे पढ़ा था, ड्यूली ऑथराइज होना चाहिए तभी कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट डालना है तो ऑथराइज होना चाहिए। क्या वो कॉम्प्रोमाइज, विड्रॉल, एडजस्ट, सेटल कर सकता है? नहीं। नोटिस वोटिस डालना पड़ेगा अपने खर्चे पे, ठीक है ना। फिर जरूरी थोड़ी ना है सबके भी आप पे कैसे कर देगा वो। मान लो किसी के इंटरेस्ट, हालांकि वो प्लेंटिफ है, लेकिन किसी के इंटरेस्ट जो है इस सेटलमेंट से इन्फ्रिंज हो रहे हैं, कैसे करोगे? जनरल कैपेसिटी थोड़ी ना दे सकते हो, पूरे समाज का ठेकेदार थोड़ी ना है। सिंपल। चलो आगे आ जाओ। एक प्लेंटिफ ने जो सूट डाला था, अगेन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी, वो अपने हिसाब से सोच लेना। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ ऑर्डर 23 में क्या था मेन चीज। क्या प्लेंटिफ जिसने वो सूट विड्रॉ किया है, क्या वही सूट जो उसने विड्रॉ किया है क्या डाल सकता है वापस? ऑर्डर 23 की बात हो रही है और इसी की बात हो रही है। एक प्लेंटिफ ने अपना सूट विड्रॉ कर लिया है। इसमें सिंपल विड्रॉल ऑफ सूट्स है ना, किस में? 23 में? बिल्कुल हो जाएगा सर उस टाइम की क्या ये विड्रॉ हुआ हुआ सूट वापस से इंस्टीट्यूट हो सकता है? यस नो। विड्रॉ कर रहे हैं एक ना यस सर, आ गई। हाँ, उस पे भी डिपेंड है सर, वो अलाउ करेगा या नहीं उसमें withdraw जहाँ पे करना। सिंपल यस नो वो जो हो सकता है सर। हो जाएगा। सॉरी, वो सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। कोर्ट की परमिशन से ये आ गया क्वेश्चन। सर वही तो कह रहा था, कोर्ट के ऊपर वो चलेगी सर, मर्जी की डिस्क्रिशन नहीं, नो 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 नो, ये तो प्लेंटिफ को पूछना पड़ेगा और प्लेंटिफ को बताना पड़ेगा। सर माइकस को लीव जो है प्रीमेच्योर है अभी वो ये प्लेंटिफ बताएगा। सर मेरा केस ऐसे ही तो हुआ था। जनरल है नो है हाँ। हैं? एक 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 प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन लगाई क्या विड्रॉल की, क्या बोला कि जिसमें फॉर्मल डिफेक्ट आ गया, मैं अभी फाइल नहीं करना चाहता, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मेरे को काइंडली आप परमिट कर दो कि मैं यही जो है सूट जो विड्रॉ करवा रहा हूं फ्रेशली में डाल सकूं वापस। ठीक है। अगर कोर्ट ने परमिशन, हाँ कहाँ छोड़ दिया, की छोड़ेगी? ठीक है। नाइस क्यूट बेबी। ठीक है ना। ये प्लेंटिफ बताएगा वाई एप्लीकेशन। अगर कोर्ट बोल देता है ठीक है भैया, हम तेरे को परमिट करते हैं, तू विड्रॉ कर ले और फ्रेश सूट तू डाल दी, ठीक हो गया। यही चीज जो है यहां पर आप पढ़ रहे हो। सेक्शन 14 के क्या है, 3 है या एक्सप्लेनेशन क्या है? ये 3 है, इसके अंदर पढ़ रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि सेक्शन 14 में क्या लिख रखा है। ठीक हो गया। सिंपल है। अगर ये 23 की बात कर रहा है तो 23 सीपीसी के हिसाब से डील करें, बस इतनी सी बात होगी, बस खत्म। अगर कोर्ट से रिजेक्ट कर देती है तो हम डाल सकते हैं, कोर्ट रिजेक्ट, केस रिजेक्ट कर देती है तो हम डाल सकते हैं। एप्लीकेशन कौन सी डाली है? विड्रॉल ऑफ सूट एंड फॉर ग्रांटिंग द परमिशन टू फाइल अफ्रेश। सिंपल। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सेक्शन 14 की एप्लीकेशन नहीं है वो, सूट है वो तो। वो तो ऑर्डर 23 सीपीसी की एप्लीकेशन है। ऑर्डर 23 का फेट यानी उसका भविष्य अलग है, ठीक है ना। सेक्शन 14 टीएलए का फेट, उसका भविष्य अलग है। ठीक होगा ना। टाइम एक्सक्लूड करवा रहा है, ये तो टाइम एक्सक्लूड करवा रहा है। सिंपल एक्सक्लूजन के लिए वो। सेक्शन 14 टीएलए के अंदर परमिशन नहीं मिलेगी, जो सूट उसने विड्रॉ कर लिया भाई फ्रेशली फाइल कर, ये नहीं। टाइम के बारे में बात ठीक हो गया। दोबारा से पढ़ लें 14 का 3, आओ जरा दोबारा से पढ़ लो।
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रूल 2 में क्या लिखा है, ऑर्डर 23 के सीपीसी में जो प्रोविजन है सब सेक्शन 1 वाले वो अप्लाई हो जाएंगे इन रिलेशन टू ए फ्रेश सूट में जो कि इंस्टीट्यूट हुआ है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट में अंडर रूल 1 ऑफ दैट ऑर्डर, यानी ऑर्डर 23 के अंदर, जहां पर ये जो परमिशन है ग्रांट करी गई है किस ग्राउंड पर, कि जी फॉर्मल डिफेक्ट आ गया है जुरिस्डिक्शन का। यस, ऑर्डर 23, ठीक है ना। इसी कारण से ये क्वेश्चन एक बीच में छूट गया था, मैं क्या आपको याद दिलवाता हूँ मेन कीवर्ड क्या है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि फॉर्मल डिफेक्ट आ जाए, प्री मैच्योर सूट हो जाए, ऐसी एक और ग्राउंड है फॉर्मल डिफेक्ट। अगर फॉर्मल डिफेक्ट का आप थोड़ा बहाना देकर, अगर फॉर्मल डिफेक्ट का आप ग्राउंड लेकर अपना सूट विड्रॉ करवा रहे हो, ठीक है ना, सूट विड्रॉ करके अगर आप फ्रेश सूट फाइल कर रहे हो तो अब सेक्शन 14 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक हो गया? यस नो? यस। देख लें एक बार सीपीसी का, देखें, कहो तो दिखाऊं, चलो जे लो। सीपीसी कैंटीन ये कौन सा है सर ये? बफर। ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 23। पता ना पता है। बहुत पीछे चला गया भैया ये। अरे भैया 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 भैया। हेलो। बस ये आ गया दोबारा से। ये लो, यस, विड्रॉल ऑफ ए सूट, अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द क्लेम। यस, या तो पूरा का पूरा सूट विड्रॉ कर सकते हो या कोई एक पार्ट उसका अबेंडन कर सकते हो, वो विड्रॉ करवा सकते हो। हाँ, shall be abandoned without the leave of the court, yes, an application आ गया, सर्टिफिकेट माइनर आ गया, चलो जी चलो चलो जी, where the court is satisfied क्या, that a suit must fail by reason of some formal defect, के जुरिडिक्शन नहीं बनता है, ठीक है जी। और मेरी तो इच्छा यही है कि जनाब मैं आपकी कोर्ट से अपना फैसला करवाऊं, ठीक है ना, लेकिन एक फॉर्मल डिफेक्ट आ गया है, काइंडली अलाउ मी टू विड्रॉ, ठीक है। बी, that there are sufficient grounds for allowing the plaintiff to institute, के उसको फ्रेश सूट फाइल कर ले भाई, उसको परमिशन उसको दे सकती है परमिशन, ठीक है जी, फॉर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और पार्ट ऑफ द क्लेम, ठीक है जी। इट मे ऑन सच टर्म्स एट थिंग्स फिट, टर्म्स कॉस्ट एक्सेट्रा, if the grant the plaintiff the permission to withdraw from such suit or such part of the claim with the liberty, और उसको आजादी भी दे देंगे कि वो इंस्टीट्यूट कर सके फ्रेश सूट को इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और सच सूट और सच पार्ट ऑफ द क्लेम, सिंपल, उसको परमिशन दे देंगे। अगर फॉर्मल डिफेक्ट यानी जुरिस्डिक्शन का डिफेक्ट बताकर अगर वो अपना सूट विड्रॉ कर रहा है और फ्रेश सूट फाइल करने की परमिशन कोर्ट से ले चुका है, ठीक है ना, सेक्शन 14(1) ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर उस केस में क्या होगा जिसमें जो कोर्ट विड्रॉ करवा रही है केस, वो इसी ग्राउंड पे करवा रही है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाँ और उस कोर्ट से ये गलती हो रही है कि उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाँ। अब वो जो पार्टी है अब वो ना तो इस कोर्ट में दोबारा आ सकती है, अब वो करेगी क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता दोबारा आ सकती कि है दोबारा दोबारा नहीं आ सकती है, ठीक है ना, बिल्कुल आ सकती है। लेट्स से कोर्ट, देखो कोर्ट ने गलती कर दिया, गलती सबसे हो सकती है, बैठा तो इंसान ही है, ठीक है ना, गलती हो गई कोर्ट से, कोई बात, हो जाने, ठीक है ना, वापस जाएगा वो कहाँ, फाइलिंग ब्रांच में जाएगा, फाइलिंग ब्रांच वापस वहीं लगा देगी, ठीक है ना। लेट्स से कोर्ट से अभी भी गलती हुई है, 2 दिन पहले सेशन साहब ने या फिर डीजे साहब ने क्या आदेश करा था कि ये पर्टिकुलर केसेस जो है इसी कोर्ट में जाएंगे, तो उस कोर्ट को पता नहीं था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, शाम को चाय पे चला जाएगा सेशन के पास, या फिर मीटिंग कर लेंगे आज, ठीक है ना, है ना।
ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ, गलतियां देखो, गलतियां गलतियां वहन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, सिंपल। चलो आगे आ जाओ। आगे चले। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 14 पे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन पे ए में इन एक्सक्लूडिंग द टाइम, एक्सक्लूड करना है टाइम दौरान जिसके विच ए फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग, पहले वाली सिविल प्रोसीडिंग्स जो कि पेंडिंग थी, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग्स वाज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच इट एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड। ये बात क्लियर हो गई कि जितना भी टाइम पीरियड आपने उस वाली कोर्ट में, ठीक है ना, गुड फेथ में बिता दिया, वो एक्सक्लूड होगा। ठीक हो गया। चलो साथ साथ में लेट्स से ये देखो 1 जनवरी 2026 को आपने वो सूट फाइल किया वहां पर, ठीक हो गया। 1 मार्च 2026 क्या हो गया, या तो विड्रॉ हो गया अलोंग विद द परमिशन, या फिर रिटर्न कर दिया कोर्ट ने, व्हाट्सएवर, ठीक हो गया। इसमें से एक्चुअली कितना टाइम पीरियड जाएगा अगर आप जनरल प्रोविजन लगाओगे लिमिटेशन एक्ट की? यानी जब आप गिनती करोगे, काउंटिंग तो करनी पड़ेगी, आप 1 जनवरी 2026 को एक गिनोगे या नेक्स्ट डे पे एक गिनोगे? जनरल रूल तो है ये, है ना। सेक्शन 12 का एक कोज ऑफ एक्शन का पहला दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे ऐसी गलती ना हो, क्योंकि अगर पहला ही दिन छोड़ दोगे तो फिर डिले तो फिर एक दिन का रह गया, क्योंकि कोर्ट तो पूछेगी लास्ट वाले दिन के, भाई तू लास्ट वाले दिन क्यों कहा था, ठीक हो गया। चलो एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्या बोल रहे हैं कि ये वाला दिन और ये वाला दिन, जिस दिन ये प्रोसीडिंग शुरू हुई वो वाला दिन, और जिस दिन ये प्रोसीडिंग एंड हुई उस पहली कोर्ट में, ये दोनों दिन बोथ डेज शैल बी काउंटेड, इनको अपनी गिनती में गिनोगे। क्योंकि ये किस चीज की गिनती गिन रहे हो, ये एक्सक्लूडिंग डेज की गिनतियां गिन रहे हो, तो ये वाले दिन भी एक्सक्लूड होंगे, ये दोनों दिन भी इंक्लूसिव है, ठीक है ना। काउंटिंग डन, सिंपल ये लिखा है, कोई मैथमेटिकल तो नहीं है ना, सिंपल ही समझ में आ गया। चलो एक प्लेंटिफ या फिर एक एप्लीकेंट जो रजिस्ट कर रहे हैं किसी अपील को, शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसिक्यूटिंग ए प्रोसीडिंग, यस, वो डीम्ड कर लिया जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, क्या, प्रोसीडिंग्स को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सेक्शन 14(1) में क्या लिखा है, सूट, कोई फर्क नहीं पड़ता सूट में, अपील में, या फिर एक चीज और रिवीजन लिखा हुआ, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन ना हो तो एक्सप्लेनेशन बी आ गई। सी, बड़े ध्यान से, मिस जोइंडर ऑफ पार्टीज, क्या होता है मिस जोइंडर? गलत पार्टी को गलत मतलब जिसको डिफेंडेंट बनाना वो प्लेंटिफ बना दिया। सर ऑर्डर 1 रूल 9। वो तो उसका उसका सरकमस्टांस बता रहे हैं, उसका इफेक्ट बता रहे हैं, है तो ठीक, लेकिन उसका इफेक्ट बता रहे हो। मिक्स मतलब जिसको डिफेंडेंट बनाना था वो वन ऑफ द प्लेंटिफ बन गया, फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन, नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, यस सर नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, नॉन जेंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी, मिस जेंडर, गलती से इंटरेस्ट नहीं होता उस पार्टी का कोई भी। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है लेना देना नहीं था सूट, वो डिपेंडेंट नहीं है बट लेना देना नहीं था, बट वो गलती से शामिल हो गया, मिस जेंडर, है ना।
ठीक है। इसको मिस्टेक कर लीजिए, नहीं बोल सकते कि वो गलती से ज्वाइन कर गया, इसको ये नहीं बोल सकते। ज्वाइन कर गया। आओ जरा, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, मैं नहीं समझा, मैं क्या गलती से कर गया? मतलब उसका केस मिसजेंडर जो होगा, उसका केस में इंटरेस्ट नहीं होता होगा, इसलिए वो मिसजेंडर है। हाँ, तो ये नहीं बोल सकते ना इसको कि वो मिस्टेक कर ली, ज्वाइन हो गया केस में। नहीं मैं भी क्या नहीं, मिस जॉइनर को मिस्टेकनली जॉइन बोल सकते हैं? बोल लो, ठीक है ना। बट उसका जो एग्जैक्ट टर्म है, नाम से बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, खालिस मिसजेंडर ऑफ पार्टीज नहीं है भैया, मिसजेंडर ऑफ पार्टीज या मिसजेंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, ये कलेक्टिवली क्या बन गया, एक ही केस के अंदर मिसजेंडर ऑफ पार्टीज भी हो जाए, मिसजेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी हो जाए, ये एक अलग टर्म है। आज बात करके वो डीजे साहब से मैं एक बार पूछूंगा कौन कौन से सवाल पूछे उनसे, फिर डिस्कस करेंगे आप। हो गया उनका इंटरव्यू? हाँ कल हो गया। इनका सर आपके फ्रेंड, फ्रेंड नहीं, माई गुरु, माई टीचर, माई सन। उनका डीजे उसमें होगा। हाँ इंटरव्यू इंटरव्यू था, तो एक बार डिस्कस करूंगा मैं, अगर जो क्वेश्चन रहेंगे ना सिविल वाले हम डिस्कस करेंगे। सर इसका मेंस वगैरह हो रही है सब पहले से जज होगी ना। सीनियर एडीएम, वो एडीएम डायरेक्ट एग्जाम दिया था। इंटरव्यू था, कल इंटरव्यू था। सर इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है? वो तो देखो, एचपीएससी के विषय में कोई जानकारी नहीं दे सकते, ये कितना भी समय लगा सकता है, ये हो सकता है कि एक हफ्ते में निकाल दें। मतलब हो गया ना उनका? हाँ इंटरव्यू हो गया, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि सवाल पूछूंगा मैं उनसे, अच्छा ठीक है ना। जब रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियसली फोटो छापेंगे ना। अच्छा बताओ जरा, मैं बेसिकली उनकी तैयारी करवा रहा था ना, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि एक कोई ऐसा केस है जिसके अंदर मिसजेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी हो जाए, मिसजेंडर ऑफ पार्टीज भी हो जाए, तो इस गलती को क्या कहेंगे, इस गलती से मिस्टेक को क्या कहेंगे? सर कोर्स ऑफ एक्शन का मिसजेंडर, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, जैसे एक पार्टी अनचाही पार्टी है, वो इंक्लूड होगी सूट के अंदर, मिसजेंडर ऑफ पार्टीज हो गया, ठीक होगा। कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता लेकिन आपने लिख दिया हो, आपने क्लेम कर लिया, मिसजेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी हो गया। क्या सारी पार्टी क्लेम करना जरूरी होता है क्या? यस। क्या सारे सारे बेनिफिट, सारी रेमेडी क्लेम करना जरूरी होता है क्या? यस। व्हाई नॉट पार्टी? सर अगर क्लेम करेंगे वही तो मिलेगा ना सर। सर कोर्स ऑफ एक्शन का मिसजेंडर कहाँ पड़ा है? हाँ 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 बड़ा हाँ, सर वो बताना। दो का तीन और दो कॉज ऑफ एक्शन के लिए तो है, दो का तीन। आप ही बता दो। मल्टीवेरियस, मल्टी ओ ओहो, ओहो, है ना। सिंपल हो गया, डन। आओ एक पढ़ तो ले, misgender of parties या misgender of cause of action shall be deemed to be a cause of like nature with the defect of jurisdiction। ये जो cause of like nature है ना, इसका एक illustration है, explanation सी। ज्यादा पार्टीज बढ़ेंगी तो jurisdiction पे फर्क आएगा, है ना। ज्यादा cause of actions बढ़ेंगे तो भी jurisdiction पे आएगा, लेकिन एग्जैक्ट जुरिडिक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, तो ये क्या है, कॉज ऑफ लाइक नेचर। और किस नेचर की बात कर रहे हैं, ये जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट के लाइक नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया, सिंपल है, सही। चलो एक बार सेक्शन 17 तक सारा पढ़ा देता हूं, ठीक है ना, फिर सेक्शन 14 के ऊपर डिक्टेशन करा दूंगा एक पेज की, या पहले डिक्टेशन करोगे? लगे हाथ पढ़ लो, लगे हाथ पढ़ लो, ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना हुआ है, हाँ के ना, ठीक है ना, लगे हाथ निपट जाएंगे सारे के सारे। चलो
एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। चलो पोपर के केस में सेक्शन 13, ठीक है जी। रिटर्न विड्रॉल के केस में सेक्शन 14, बाकी बचे हुए केस में सेक्शन 15। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन, चलो दोनों आ गए, अंडरलाइन करो सूट और एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन कौन सी? फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, शाबाश। द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन, अंडरलाइन करो। या तो सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो या फिर एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ठीक है जी। विच हैज बीन स्टेड बाय द इंजंक्शन, जिसके ऊपर स्टे लगा हुआ है या फिर ऑर्डर आया हुआ है। द टाइम ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन, जब तक इंजंक्शन चल रही है और या फिर ऑर्डर इंजंक्शन का ये कंटिन्यूएंस में है। द डे, वो वाला दिन ऑन विच इट वाज इशूड और मेड, और द डे ऑन विच इट वाज विथड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। समझ में आ गए? ये लो जी, या तो सूट या फिर एग्जीक्यूशन पिटीशन लिख दूं, कंफ्यूज नहीं होगे ना? या एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा? चलो शाबाश। सूट इंस्टीट्यूटेड, एग्जीक्यूशन पिटीशन, शाबाश, मेड। वाई मेड? क्योंकि एप्लीकेशन। जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक हो गया, उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। स्टे क्या है? इंजंक्शन का ऑर्डर है, ठीक हो गया, सिंपल। जो इस ऑर्डर की, जो इस स्टे की मियाद है, मियाद समझते हो ना, जो इसकी टाइम पीरियड है, ठीक है जी, वो वाला टाइम पीरियड आप इस सूट में से एक्सक्लूड कर दोगे या फिर इसमें से, या फिर दोनों में करना तो दोनों, ठीक हो गया। और इसी कैलकुलेशन के अंदर डे ऑफ इनिशिएशन यानी डे ऑफ रिकंशन भी, ठीक है जी, शुरुआत का दिन, और डेट ऑफ एंड का अंतिम दिन, इस गिनती में काउंट करोगे। काउंट प्लस लिख देता हूं या फिर प्लस काउंट कर दो, ठीक हो गया, सिंपल है, बहुत इजी है। बाकी बचे हुए केस में तो यही आएंगे, सूट, अपील, एप्लीकेशन तो आ चुके हैं ऊपर, बाकी बचे हुए यही है बस। डन। चलो जी। In computing the period of the limitation of any suit of which notice has been given, शाबाश। कुछ ऐसे भी तो सूट होते हैं कि सूट डालने से पहले नोटिस देना पड़ता है, सीपीसी वाले। सेक्शन 80, शाबाश। जनरली अगर नंबर से नहीं याद आ रहा तो एक बार थोड़ा सा डिफाइन करो क्या है इसमें। 80 में मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ अगर सूट करते हैं ना तो पहले नोटिस, गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक हो गया। फिर गवर्नमेंट को पहले मतलब जो मतलब कलेक्टर को नोटिस देते हैं, कलेक्टर को नहीं, जिस भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी प्रॉपर अथॉरिटी है, जो प्रॉपर गवर्नमेंट है, उसको नोटिस देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लेटर, यस, ठीक है, डन, सिंपल है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो नोटिस का जो टाइम पीरियड है वो भी तो घटाना पड़ेगा, हाँ कि ना? लेट हो गया तो, है ना? कोई डिपार्टमेंट ही बहुत बड़ा हो, लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट हो, परमिशन आने में साल 6 महीने लग जाए, ठीक है ना, तो ये टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड जो है आपको घटाना पड़ेगा। हाँ, तो 82 में उसको मतलब कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगा के वो टाइम जो नोटिस की पीरियड उसको वो कर दे दो। नहीं नहीं समझ में आया, ढंग से बोलो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 80 का एक है जो पहले गवर्नमेंट जो ऑफिशियल हाँ, है नोटिस मैंडेटरी है, नोटिस देते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई मतलब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए नोटिस देने का टाइम ना हो तो 82 में फाइल कर सकते हैं ना। कोर्ट से परमिशन लोगे आप, वो हमारे ऊपर नहीं है, इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं है। अगर कुछ अर्जेंसी है तो कोर्ट से परमिशन लोगे कि जी नोटिस देने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, नोटिस तू सूट फाइल कर ले, अब नोटिस भेज दे, ठीक है ना। ये नोटिस मैंडेटरी क्यों है? सेक्शन 80 सीपीसी के पीछे लॉजिक क्या है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? जो भी ऑफिशियल है सेटिस्फाई करवाना चाहता तो उसको टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल, जरूरी थोड़ा था कि हर जगह केस से ही बात बने। आप एक नोटिस, एक लेटर पहुंचा दो कि जी हमको ये दिक्कत है, ये आप देख लो एक बार,
उसको भी हो जाएगा यार, खाम का मेरे ऊपर लिटिगेशन हो जाएगी, ठीक है ना, सरकार का और इस डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा। आजा भाई ऑफिस आजा, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए जी, ऐसे ऐसे मेरा नुकसान हो गया, ठीक है तेरा नुकसान की भरपाई हो जाएगी, और बता भाई। बस बढ़िया है। सरकार के खिलाफ जो है एक जो जो ग्रीवेंस था वो भी नहीं रहा, ठीक है ना, न्याय भी हो गया। बिल्कुल, लिटिगेशन सच्ची हो तो भी टाइम जाना है, ठीक है ना, और वहां पे एडवांस हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाती है सरकार में। देखो सरकार, देखो स्वयं कोई ऐसी को सरकार को आदमी थोड़ी ना आएगा, आओगा और वो रोड बनाना लग जाएगा, ठीक होगा ना, है ना, वो इंसानी काम करते हैं, होगी भाई गलती, ठीक है ना, कोई बात नहीं भाई, हम अपनी गलती मानते हैं, हम ठीक करके दे देंगे आपको, ठीक हो गया। चलो आगे। In computing the period of the limitation for any suit of which notice has been given or for which the previous consent या फिर sanction किसका, गवर्नमेंट का या फिर किसी दूसरी अथॉरिटी का रिक्वायर्ड है, in accordance with the requirements on any law for the timing in force the period of such notice as the case में भी जो भी केस हो, the time required for obtaining such consent या कंसेंट लेने का या फिर सैंक्शन का, ठीक है, जितना भी टाइम पीरियड रहेगा shall be excluded। खत्म। गुजरात में सेक्शन 15 बहुत पूछते हैं पीटी में, ठीक हो गया। मैंने तकरीबन गुजरात के 7-8 पेपर दिए पीटी के, एक चांस भी ऐसा नहीं है जब सेक्शन 15 से क्वेश्चन आया। एक्सप्लेनेशन, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट, यही ऊपर वाले को 15 के 2 के लिए ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, 15 के किसी दूसरे प्रोविजन में एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ोगे। In excluding the time required for the obtaining the consent or sanction of the government or any authority, वो वाला दिन जिस दिन आपने ये एप्लीकेशन लगाई है यह कंसेंट लेने की या फिर ये सैंक्शन करवाने की, और वो वाला दिन जो रिसीप्ट का आया है, किसका, ऑर्डर का, गवर्नमेंट के या फिर अथॉरिटी का, दोनों के दोनों आप ही काउंटिंग करते समय इंक्लूड कर लोगे। ये दोनों दिन भी एक्सक्लूडिव हो, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग है, मतलब ये एक्सक्लूड कर देंगे इनको। यस, मतलब जब आप एक्सक्लूडिंग डेज की गिनती करोगे तो उनमें ये दोनों डेज भी शामिल करो, ठीक है ना, ठीक हो गया, डन है ना। जरूरी होता है कई बार कई जगह पे जाके क्वेश्चन पूछना, ठीक है, सही। पिज्जा हट में गया कोई, गए होगा ना, ठीक है ना, वो रेट लिखे होते हैं, पानी आया था मुंह में, वो 200 रुपये 400 रुपये, ठीक है ना, फिर वो बोल देते हैं एक्स्ट्रा चीज करवा सकते हो 50 + 50 पटाख, ठीक है जी, वो 450 का हो गया, ठीक है जी, कितने 70 रुपए की कोक पेप्सी, ठीक है ना, कोकाक तो बंद हो गई है देश में, है ना, खालिस्तानी गद्दार करने लगी उसकी तैयारी, है ना, पेप्सी आने दो भाई 20 की, ठीक है जी, मुंह पानी, हाँ आपने रख लिया, कितना बिल हो गया, 800 रुपये। 800 कैसे हो गया, मैंने गिनती ही नहीं है, 600 रुपये है, वो क्या बोलेगा, नो सर्विस चार्जेस, थोड़ी ना, पिज्जा हट में तो कोई सर्विस ना है, खुद करना पड़ता है। एक्सक्लूसिव टैक्स यस, लिखा होता है वहाँ पे, वो रेट कितना होता है। ये जो रेट लिखा है वहां पर, ये इंक्लूसिव टैक्सेस नहीं है, ये एक्सक्लूसिव टैक्सेस है, यानी टैक्स बाद में जुड़ेगा, रेट बिना टैक्स के लिखा हुआ। इंक्लूसिव भी लिखते हैं सर कई जगह सीएमआर का है, हाँ, inclusive। मतलब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, पिज्जा हट मत जाना, तुम जाना शिला बाईपास पे पिज्जा ढाबा, वही सर है। नहीं सर, ढाबा ढाबा खराब हो सर। शिला, अरे कहाँ, अरे सर, पिज्जा कल परसों ही खाएगा। अब एक आधा हो गया वो, ये ढाबा है सर, वो साइड ठीक में है, बना हुआ मैं जब से खुला, मैं जब से जा रहा हूँ, है। सर विंग्स के लिए पिज्जा विंग्स अच्छा है सर उसका। बहुत बढ़िया मेरी तो शक्ल देखते वो तो आ गया, सर विंग्स ठीक है, बहुत बढ़िया। संडे को ऑफर होता है, एक के साथ एक फ्री होता है, ठीक है, दिखने में तो अच्छा नहीं है लेकिन नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, कौन सी बात है? ये शिला बाईपास पे है, पिज्जा पिज्जा हो गया, पिज्जा पिज्जा ढाबा। मतलब विंग्स अगर आप दिल्ली बाईपास की तरफ से आओगे ना, तो एक पता नहीं दिल्ली बाईपास की तरफ से आओगे, एक तो ये पेंट वाले की दुकान है, दूसरी ठीक है, तीसरी दुकान है सर उसकी। ठीक है ना, पेंट वाले से अगला एक वो है, वो रोटी खाने वाला ढाबा है, पता नहीं कौन सा, मनीष ढाबा है, नहीं सर मैं एक वाला उससे जो नेक्स्ट है, जो कागड़ा नहीं है, कागड़ा के साथ में जो गली जाती है वो लड़की, उसके गली हाँ के बिल्कुल साथ उसके में कोने पे, उसके नुक्कड़ पे, पिज्जा ढाबा। बस एक दुकान है, दुकान की इस तरफ है बस,
दिख जाएगा। वहां पे एक ही है और कौन है? विंग्स। सर, बेकार है विंग्स। सर विंग्स तो ये विंग्स बोल रहे हैं ना, वो उसके गुलाब के वहां पर है, उस तरफ। उस पिज्जा विंग्स जैसे होते हैं, हड़कड़ के पतले पतले। ना सर बहुत बढ़िया है बनाओ सर, सर। बढ़िया वाला सर मेरे को बहुत बढ़िया सर, वो ट्राई विंग्स करो आप। कहाँ? विंग्स यही है। शीला भाई पास सर गुलाब के साथ में एक 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 एक। गुलाब के हाँ साथ हाँ में हाँ एक हाँ साथ हाँ में हाँ हाँ छोटा सा बना हुआ है, प्यारा सा है सर, छोटा सा है। हाँ दो हाँ। आदमी एक जगह बैठ नहीं सकते वो, प्राइस नहीं यार चार बैठ सकते हो एक कितना? जगह। एक 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 एक। अरे तुम तो शुरू ही हो गए। ये कोई चीज सिखा रहा हूँ मैं, बड़ा है, ठीक है। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। ये नहीं पूछ रहा मैं कितना टैक्स है कितना नहीं है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की बात कर रहा हूँ। कई जगह पर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो दोनों डेज हैं, इनिशिएशन या फिर रिकंशन प्लस एंड वाला डे, ठीक है ना, ये दोनों इंक्लूसिव है, बट किसमें? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन व्हिच नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड, दैट्स सिंपल। ठीक हो गया? वापस आ जाओ भाई साहब। जोमेटो खतरनाक है। फूड टूर करा दिया तुमने। हाँ, जोमेटो खतरनाक नहीं है सर, जोमेटो सीधा 300 400 मैंने आज ऑर्डर तक करते करते। मैंने आज तक जोमेटो से ऑर्डर नहीं करा आज तक। जोमेटो पे सब चीजें महंगी है सर, जैसे लेने जाओ सस्ती पड़ती है, उसको जगह जगह छोड़ देखा देखा तेरा रेस्टोरेंट चलो, है ना। हाँ चलो खा लिया, चलो आओ। नंबर 3, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन, ध्यान रखो 15 के ऊपर डिक्टेशन नहीं है तो ढंग से कर लेना इसको। क्या कंप्यूट कर रहे हो? पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट कर रहे हो किसी भी सूट के लिए, अन्यथा किसी एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन कौन सी? एग्जीक्यूशन के लिए किसी डिग्री के, बाय एनी रिसीवर, यस अंडरलाइन रिसीवर, और एंटायरिम रिसीवर, यस अंडरलाइन एंटायरिम रिसीवर। इंटरिम को बॉक्स कर लेना। आपसे पूछ लेंगे भाई वहां पे रिसीवर कौन सा है, नॉर्मल है, जनरल रिसीवर है, इंटरिम रिसीवर, या दोनों है या कोई भी नहीं है। ठीक हो गया? अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ ए पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट, शाबाश। कि वो इंसॉल्वेंट है क्या? रिसीवर ही पता लगाएगा। और भाई कोई भी लिक्विडेटर, यस शाबाश, लिक्विडेटर को भी अंडरलाइन करो, इसको भी बॉक्स कर लो। और प्रोविजन लिक्विडेटर, शाबाश, प्रोविजन लिक्विडेटर को भी अपॉइंट वो कर लो। अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग्स फॉर द वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी, यस। रिसीवर किसके लिए? किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए। कंपनी को वाइंड अप करना है तो लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है ना, या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर, शाबाश। एंड एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, एंड को जरा प्लस करो, एंड के ऊपर लगाओ प्लस का निशान, यानी 3 महीने एक्स्ट्रा और। बिगिनिंग विद द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना। और इसमें कौन सी डेट मिला दो? डेट किसकी? इंस्टीट्यूट करने की, क्या? वो प्रोसीडिंग्स को। प्लस एंडिंग विद द, दोबारा पढ़ दिया क्या? ओ माय गॉड, एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ द 3 मंथ्स, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट, उस रिसीवर या फिर लिक्विडेटर से, एज द केस में भी, जो भी केस हो, दोनों की दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगी। चलो विजुलाइज कर लो। क्या 15 का 3 है ना? रिसीवर के लिए भी है, ऑफिशियल लिक्विडेटर के लिए भी, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। रिसीवर में जनरल रिसीवर, एंटायरिम रिसीवर, डन। ऑफिशियल लिक्विडेटर में जनरल लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर, चेक। ठीक हो गया? चलो जी। यानी देखो ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने की या फिर कंपनी को वाइंड अप करने की। ठीक हो गया? अब क्या है, लेट्स से, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मैंने एक बार फोन लिया था माइक्रोमैक्स का डब्बा, ठीक हो गया, वो खराब हो गया। मैं जम्मू कश्मीर में था, ठीक है जी, 1 महीने में खराब हो गया वो। ना ना, कंपनी के काम गया वो। कहाँ घूमने की, नरक नरक है वो, जन्नत जुन्नत कुछ नहीं हो। वहां पे जाते ही वहां का जो कॉमन आदमी वो बोलेगा आपके इंडिया में ये नोट आया क्यों है? जम्मू ठीक है, कश्मीर खत्म हो चुका है कश्मीर, ठीक है। वो इतना इतना इन्वेस्टमेंट, इतना इतना ज्यादा उनको फ्लड कर दिया इस गवर्नमेंट ने, पैसा दे देगी उनको, लेकिन उनकी नीयत वही है।
सिक्योरिटी पर्पस आयुष्मान भारत का बेनिफिट लेना होता है तो सारे के सारे बीपीएल होल्डर हो जाएंगे, ठीक है ना। गोज में नोट लेने हो तो क्या 15 मुंह वाला शेर भी होगा तो उसने भी चाट के रख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ फिर वो इस्लाम खतरे में आ जाता है, फिर वो 2 मिनट में गद्दारी कर देते हैं। और सर सिक्योरिटी पॉइंट से भी सर कश्मीर में दिक्कत रहती है, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल इंडियन आर्मी है, वरना वरना खत्म हो। आप पैर नहीं रख सकते, कभी कभी तो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना। सिक्योरिटी पॉइंट से ठीक नहीं। ठीक है जी। संगीत रागी बोलते हैं कि वो राजनीतिक विश्लेषक हो, वो बोलते हैं कि अरे भाई ये सारा सेकुलर का ज्ञान यहीं पे देगा क्या, जब कश्मीर में जाके ज्ञान दे दे यार, हम भी देखें क्या करेगा तेरे साहब, ठीक है ना। वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, चल नहीं आप जाओगे, नहीं मैं भी जाऊंगा तेरे साथ, टूटर मत, नहीं नहीं हम क्या करेंगे वहां पे, देखे उनका अपना अलग मसला है। वाओ बाऊ बाऊ। आज सवेरे की न्यूज आई है, दिल्ली पता नहीं कौन सी शायद एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वहां पर ये न्यूज ही ऐसी छपी है, साले काफिर मेरी शिकायत करेगा, ठीक है जी। उसको डिमोट किया और ट्रांसफर मार दिया, और फोटो छाप रखी है, ठीक है जी, उसके पीछे लात मारते हुए, इतनी बड़ी लाल दाढ़ी थी उसकी, ढूंढना है। कोई आवाज नहीं हो रही, कोई किसी भी तरीके की आवाज नहीं हो रही, एवरी ब्लडी सेकुलर इज साइलेंट, एवरीवन, ऐसा लग रहा है जैसे देश में कोई है ही नहीं। आपकी बढ़िया कोई नहीं जाती। हमारे में तो सारे या तो किसी का रेप होगा या कोई मरेगा। भाई सर न्यूज़ बढ़िया पढ़ते हैं, तो बढ़िया बढ़िया न्यूज़ तो दे दो चार ना अलग पता क्या, बात। दो चार जो है ना, एक अच्छे अच्छे जो न्यूज चैनल है ना, जो रैपिड में न्यूज वगैरह बताए, ठीक है ना, उनको सब्सक्राइब करो। बहुत सारे प्राइवेट लोग आ चुके हैं, ठीक है ना। एक न्यूज एनालिसिस का कोई चैनल हो ना जो बायस ना हो, अनबायस्ड हो, वो जरूर आप डाउनलोड करके रखना चाहिए। डाउनलोड क्या है, क्या होता है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके रखना, कौन सा है सर, वो एग्जैक्ट आपको बताएगा। सारे तो नाम तो मुझे भी नहीं पता। सारे के सारे तो गवर्नमेंट के पक्ष में। जो भी किया है। ठीक है ना, ऐसा ढूंढना जो राष्ट्रवादी हो। बनाना पड़ेगा सर। नहीं नहीं है, नहीं है, बनाना पड़ेगा। है नहीं नहीं है, और वो आदमी है कौन सा है? बहुत सारे हैं। तो नाम तो बताओ, हम तो आप ढूंढो ना, राष्ट्रवादी न्यूज चैनल ढूंढो, उसमें हम तो मिल जाएगा। आज तक ही देखते रहते हैं। नहीं आज तक इज नॉट, आज तक ने अपना एक अभी बिल्कुल अभी रिसेंटली अपना एक वो निकाला है उन्होंने। किसी ने डिबेट सुनी थी, कोई कादरी कादरी है प्लस वो जावेद अख्तर था, वो उसको बिठा के वो एक और देश को नया वो, कौन है वो मलेशिया भाग गया, कौन है वो, बड़ी गंदी शक्ल उसकी, नैयर नैयर ना, नैयर नौ पता नहीं, और साउथ वो था सी हदीस दिस कुरान दिस चैप्टर सूरा ये वो, क्या नाम था उसका, केरला का था वो तो सर। महाराष्ट्र का, कन्वर्टेड है वो किसी, कन्वर्टेड है ना। बांग्लादेश का वो, बांग्लादेश में भी काफी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे उसका। एक बार थोड़ा चुप हो गया तो मैं नाम थोड़ा सा रिकॉल कर सकता हूँ उसका, नायक, हाँ सर नायक, जाकिर नायक, जाकिर नायक केरला से सर। ठीक हो गया। डन। नया जाकिर नायक मिल गया है देश को, ठीक है ना, उसको भी मीडिया नहीं बनाया था, जो नया जाकिर नायक है उसको वो भी मीडिया ही बना रहा है, ठीक है जी। बट बेचारी साइमा के साथ बहुत गलत हुआ, पता क्या हुआ, यही नहीं पता, अरे आपने तो कहा कि फालतू चीजें मत करो। क्या मतलब बम ब्लास्ट ना हो। मैंने ऐसा कहा, मैंने कब कहा, और क्या सर? मैंने नहीं कहा जी, चलो जाने दो चलो, और मेरे ऊपर ही तुम तो तीर मारने लगे, मैं तो कुछ भी नहीं कहा, चलो आ जाओ। आप देखो, अब कोई सूट फाइल करना है या एग्जीक्यूशन फाइल करना है, ठीक है जी, सिस्टम क्या है, रिसीवर अपॉइंटेड है वहां पर, तो
वो अपनी कार्रवाइयां कर रहा है। ठीक हो गया, सही। ये या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी कार्रवाई करेगा, ठीक है ना। तो जो भी टाइम पीरियड रहेगा उसमें आपका ये जो सूट या फिर जो एप्लीकेशन आपने डाली है प्लस 3 महीने का समय भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेट से जैसे कि मेरा वो फोन खराब हो गया था, सर मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड प्लस 3 महीने। बट ध्यान रखना ये आप एक्सक्लूजन के लिए पढ़ रहे हो। ठीक हो गया ना। एक्सक्लूजन करने के लिए ये 3 महीने प्लस वो फाइलिंग वाला दिन और प्लस वो एंड वाला दिन, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों जो टाइम पीरियड है ये कलेक्टिवली एक्सक्लूड हो जाएंगे। सिंपल हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली लेट से मैंने एग्जीक्यूशन डाल दिया है या फिर सूट डाल दिया है, वो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है या फिर वो जो रिसीवर है वो फिर इंक्वायरी में डालेगा ना, अपनी इंक्वायरी वाली बकेट में डालेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये भी लाइबिलिटी के अंदर ही आ गया। लेट से माइक्रोमैक्स की कंपनी जो है बंद हो रही थी, वाइंडिंग अप हो रही थी, ठीक है जी। बहुत बड़ा स्कैम हुआ माइक्रोमैक्स के नाम पे, कहाँ है वो? है अभी भी है, है। उसने इन्वेस्टमेंट डाल दिया अपना यहाँ, ठीक है ना। वाइंडिंग के बिना कोई भी कंपनी नहीं जा सकती है। वाइंडिंग अप करने का प्रोसेस क्या है? जितनी एसेट है वो गिनो, जितनी लाइबिलिटी है वो गिनो, लाइबिलिटीज एसेट में से घटा दो, जो बाकी बच गया बांट दो, खत्म होती है तब। ठीक हो गया। अब अगेन ऑफिशियल लिक्विडेटर बैठा हुआ है, मैं अपना 50-60 हजार का क्लेम भेज देता हूँ, ठीक है जी। 50-60 हजार का क्लेम भेज दिया तो ऑफिशियल लिक्विडेटर की इंक्वायरी में आएगा, अच्छा कि इसके ऊपर 1,00,50,000 रुपए की भी लाइबिलिटी है। 1,000 करोड़ तो दूसरी लाइबिलिटी है, 50,000 की मेरी भी है ना। बड़ी लाइबिलिटी है तो ये चुकाने में टाइम लगेगा उतना ही, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम मेरे को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे, सिंपल रहेगा। ठीक हो गया। सिर्फ इसलिए आगे आ जाओ। इन कंप्यूटिंग द पीरियड द लिमिटेशन फॉर सूट फॉर पोजेशन बाय परचेजर, यस स्पेसिफिक आ गया सूट, अंडरलाइन करो, फॉर पोजेशन बाय परचेजर, कब? एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। एग्जीक्यूशन में क्या चल रही थी? सेल चल रही थी। उसमें क्या करा आपने? कोई प्लाट खरीद लिया एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है ना, या फिर कोई किला खरीद लिया, ठीक है जी। अगेन पोजेशन तो लोगे उसका कि नहीं लोगे? ठीक है ना। उसके लिए सूट करना पड़ेगा। अगर उसने नहीं दिया, जजमेंट डेटर ने यदि नहीं दिया तो फिर आपको शूट ही करना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम क्या है? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है ना। द टाइम ड्यूरिंग विच ए प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। हुआ क्या? देखो जरा, एक स्पेसिफिक मुहूर्त है। 15 का क्या है? 4 है क्या? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है। ये जमीन है किसकी? है जजमेंट डेटर की, ठीक हो गया। एग्जीक्यूशन के अंदर आपने खरीद ली, मिस्टर यू ने, डन हो गया, सही। जब ये एब्सोल्यूट होगी तभी पोजेशन करोगे आप। अब देखो इसके पास भी एक राइट है या फिर इसके पास भी एक रिलीफ है, जजमेंट डेटर के पास क्या? ये जो सेल का जो ऑर्डर आया है इसको सेट असाइड करा सकता है वो, हाँ कि ना। ठीक हो गया। यस नो। ठीक है जी। आपने परचेज कर ली, इधर से इसने सेल को सेट असाइड करने के लिए प्रोसीडिंग शुरू कर दी, ठीक हो गया। ये प्रोसीडिंग चली है लेट से 2 साल, सही। जब तक इसकी प्रोसीडिंग चलेगी आप सूट डालो चाहे मत डालो। हुआ क्या? 2 साल डिले हो गया। सिंपल ये कह रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड जो इधर सेटिंग सेल को सेट असाइड करने के लिए जो कोर्ट में गया है, ठीक है जी, ये सारा का सारा एक्सक्लूड कर दोगे बस। मतलब ये है कि मेरी प्रॉपर्टी ना बेची जाए। सेट असाइड का मतलब होता है हटिए साइड में, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिक इसकी बात कर रहे हो तो यस, सेटिंग असाइड सेल इन द एग्जीक्यूशन के आपने जज साहब ऑर्डर कर दिया था
कि सेल कर दो एग्जीक्यूशन में मेरी प्रॉपर्टी को, ठीक है जी, जरा इस ऑर्डर को आप सेट असाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो जिस आदमी ने परचेज की है उसके तो रत्न मर गई, क्यों मर गए? 2 साल लगे उसे नहीं, प्रॉपर्टी का होल्ड करने में। सिर्फ पोजेशन की बात हो रही संदीप जी, हाँ जी, यहाँ पे पैसे लेने देने की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। इसके पास राइट कब आया है? ये जब सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, वही तो बात। एब्सोल्यूट हो जाएगी। ये कब होगी? जब पैसे देने हैं भाई, 15%, 25%, 50% सरकारी काम जाम होता है, तब हो जाती है सेल एब्सोल्यूट। ठीक हो गया, डन हो गया। लेट से अगर सेल सेट असाइड होगी तो क्या होगा? ये बोनाफाइड परचेजर है, इसने क्या फ्रॉड किया है, इसने क्या गलत काम किया? क्या कोर्ट के थ्रू इसका नुकसान कराएंगे? नहीं, इसके साथ अच्छा करके छोड़ेंगे, ठीक है ना, सिंपल। प्लॉट मिल गया तो ठीक है, वरना फिर पैसे वापस आएंगे तो फिर इंटरेस्ट के साथ आएंगे। ठीक हो गया, डन हो गया। आओ जी 15 के 5 पे आ जाओ। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच the defendant has been absent from India, shabash, and from the territories outside India under the administration of the central government shall be excluded। जितने समय तक डिफेंडेंट बाहर रहेगा, डिफेंडेंट लिखा हुआ है, डिफेंडेंट को जरा बॉक्स कर लेना, उतना समय एक्सक्लूड हो जाएगा, सिंपल। 15 को एक बार दोबारा से कर लो, सारे के सारे रिवाइज। 15 के 1 में क्या है? अगर इंजंक्शन आ गई हो तो इंजंक्शन का सारा पीरियड एक्सक्लूड। 15 के 2 में नोटिस का सारा पीरियड एक्सक्लूड। 3 के अंदर क्या आ गया? ये रिसीवर और लिक्विडेटर का प्रोसीडिंग्स वाला सारा का सारा पीरियड एक्सक्लूड। ये कौन सा आ गया इधर? सेल इन एग्जीक्यूशन वाला, सेटिंग असाइड वाला सारा का सारा पीरियड एक्सक्लूड। विदेश में कौन है? डिफेंडेंट, प्लेंटिफ नहीं, डिफेंडेंट, सारा का सारा पीरियड एक्सक्लूड। आओ छोड़ा। इफेक्ट ऑफ डेथ on or before the accrual of the right to sue। राइट टू सू किसके पास होता है? डिफेंडेंट, प्लेंटिफ? प्लेंटिफ के पास, ठीक है ना। अगर वो खत्म हो जाए सूट डालने से पहले तो क्या होगा? इस फैक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ गए ना? चलो, जहां पर एक बंदा, इसमें 16 में भी यही है, अगर 16 का 1 पढ़ दिया तो 16 का 2 बहुत इजी है। जहां पर कोई पर्सन हु वुड, वो होता, इफ ही वर अलाइव, यदि वो जिंदा होता, उसके पास एक राइट होता कि वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता, यानी वो बंदा कौन है? प्लेंटिफ है, वो प्लेंटिफ होता। या फिर वो एप्लीकेंट होता, वो मर गया, डाइज बिफोर द राइट अक्रूज और वेयर द राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ दैट पर्सन। या तो वो सूट डालने से पहले वो बंदा मर जाए, या उसके मरने के बाद ही ये राइट उसके पास आया है कि भैया वो सूट डाल सकता है या फिर वो एप्लीकेशन डाल सकता है। ठीक हो गया? द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम, ठीक है जी, ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ठीक है ना, इसको कंप्यूट करेंगे फ्रॉम द टाइम जब व्हेन देयर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वहां से शुरू करोगे जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाएगा। किसका? डिसीज्ड का, जो कैपेबल हो। शाबाश, एलआर को अंडरलाइन करो, बॉक्स करो, कैपेबल, कैपेबल भी होना चाहिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए, ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सूट, सच सूट और मेकिंग सच एप्लीकेशन। ठीक है ना? सेक्शन 6 में भी है सेम चीज। हाँ, वहां चेक करो जरा, क्या सूट अपील एप्लीकेशन है या सूट एप्लीकेशन है? देखो जरा क्या है सूट अपील एप्लीकेशन है, नहीं वहाँ पे सेक्शन 6। वहाँ पे एप्लीकेशन सर्टेन है और सूट तो है, अपील भी है, अपील भी है। फिर तीनों कैसे कह रहे हो? देख लो, सारे देख लो, कोई बात नहीं, देख लो, अपना ही बेरेक्ट है। सूट और ऑर्डर किसकी एप्लीकेशन है? ठीक है, देखो यहाँ पे सब कुछ। दूसरा सवाल क्या है? क्या एग्जैक्ट 16 के 1 की जैसी कहानी हो? सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो कर रहे हैं कि कोई वर्ड तो नहीं। मतलब कहने का सूट और अपील एप्लीकेशन की बात हो रही है क्या? सर एप्लीकेशन वहाँ पे सिर्फ 21 है, यहाँ पे सारी दी थी और सूट तो था ही। ठीक हो बाकी गया, जो चीजें बस थी- ये डिफरेंस कर लो। ठीक हो गया, डन है। कब से काउंटिंग शुरू करेंगे? जब एलआर का पता लग जाएगा, और कौन सा एलआर? कैपेबल एलआर। तो ठीक हो गया, begin हो जाएगा उसका। वहां से शुरू करोगे अब। जब तक ऐसा बंदा नहीं है, कोई टाइम पीरियड शुरू ही नहीं हो रहा, टाइम पीरियड। ठीक है सर, सही है। ठीक हो गया ना? सेक्शन 6 के जैसा ही है,
सेक्शन 6 शुरुआत का ही आपको बता रहा है। अगर एलआर की बात करोगे तो ये तो जो प्लेंटिफ है, ठीक है ना, या फिर जो एप्लीकेंट है उसके एलआर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर एक डिफरेंस और क्या है कि राइट टू फाइल सूट या राइट टू फाइल एनी एप्लीकेशन तब अराइज होता है जब बंदा खत्म ही हो रहा है, तभी अराइज होगा। जब तक बंदा मरेगा नहीं तब तक ये सूट और एप्लीकेशन बनेगा ही नहीं। ठीक हो गया? बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। पार्टीशन का सूट, कोपार्शनल प्रॉपर्टी को बांट रहे हैं, बताओ कब अराइज होगा, कब बनेगा? जब भी किसी को पार्टी जब प्रोपोसिटस मरेगा। हु इज अ प्रोपोसिटस? जिसकी जमीन को भागों में बांटना है। जब तक वो जी रहा है जब तक तो आएगी नहीं प्रॉपर्टी, है ना? डन। मर गया, पहली कंडीशन खत्म। अब दूसरी, बांटने वाले जो आपस में बांटेंगे उनका आना जरूरी है। ठीक हो गया ना? इस हिसाब से मामला चलेगा आगे। सर 3-4 जन है, उसमें से एक पार्टी हो, बार बार एक्स पार्टी होगी, तब भी उसको मिलेगा। एक पार्टी है, कौन सा सूट है? ये को-पार्टिशन वाले में एक पार्टीशन का, पार्टीशन का इसमें एक पार्टी एक्स पार्टी हो रही है, तो उसको उसको भी राइट मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? एक्स पार्टी होने से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्या फर्क पड़ता है? को-पार्शनल प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। क्या उसका जो उसकी जो एस्टेट है क्या रिप्रेजेंट हो रही है? हाँ, हो रही है। पार्टीशन का सूट कलेक्टिव ही डलता है, कोल्यूसिव ही डलता है, ठीक है ना? सिंपल। डन हो गया? आओ 16 का 2 बहुत इजी है। सेम चीज डिफेंडेंट के लिए पढ़ लेंगे। जहां पर एक बंदा अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट में ऊपर क्या था, फेवर में राइट है, यहाँ पर अगेंस्ट में राइट है। इफ ही वर लिविंग, अगर वो जिंदा होता, उसके पास एक राइट टू इंस्टीट्यूट सूट होता या फिर मेक एन एप्लीकेशन वुड हैव बीन अक्रूड डाइज बिफोर द राइट अक्रूज और वेयर ए राइट टू इंस्टीट्यूट सूट और मेक एन एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी बंदे के अगेंस्ट में एक्रू ही तब होता है जब वो मर जाए। The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute suit or make such application। ऊपर प्लेंटिफ की बात हो रही है, नीचे डिफेंडेंट की बात हो रही है। अगर स्पेसिफिक पूछोगे तो सेक्शन 16(1) में प्लेंटिफ या फिर एप्लीकेंट की बात हो रही है, नीचे 16(2) में डिफेंडेंट या फिर एप्लीकेंट की बात हो रही है, रिस्पोंडेंट सॉरी। सिंपल। चलो, नथिंग इन सबसेक्शन 1 और 2, सबसेक्शन 1 और 2 में कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाइज नहीं होता किस पर, सूट पर, टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। और अंडरलाइन करो प्रीएम्पशन, और को सर्कल करो, टू सूट्स फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के सूट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और को फिर से सर्कल करो, या फिर हेरिडेटरी ऑफिस, खानदानी ऑफिस, वंशानुगत मिलने वाला ऑफिशियल राइट। सर हेरिडिटरी में सिर्फ बाप कोई बाप दादा इंक्लूड करेंगे या पूरी 7 पीढ़ी को इंक्लूड करेंगे? किसी सब जो जिंदा है उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना? जैसे सोम समोसा, गोल गल्ले पे कौन बैठेगा? देखा ना, वो गर्मी में तो बिल्कुल जमा बनियान में आ जाओ, ठीक है ना? वो पता नहीं, ऐसा लगता है सारी वो चटनी का तिली गोणी कानी सब जेड ब्लैक हो रहती है उसकी, उसके बाद सेल कम नहीं होती सर। है ना? जब वो नहाता होगा ना तो भी चटनी निकलती होगी शरीर में, तो मैल की जरा सही। लेट्स से वो खत्म हो जाए तो कौन आएगा उसके बाद? फैमिली वाले आएंगे। पड़ोसी आ सकता है उसका? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हैरी, हाँ कब? और पड़ोसी थोड़ी ना रहेगा वो। फिर वो हेरिडिटरी ऑफिस ही नहीं रहेगा, फिर वो कोई भी सकता है, फिर वो हेरिडिटरी नौकरी कर ला भाई। नहीं आएगा। क्या है ये? हेरिडिटरी ऑफिस। अगर सर वो किसी को बनाता भी तो वो उसके परिवार में काम साला सर गए मंदिर गए। हालांकि सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो गद्दी है वो एक हेरिडिटरी ऑफिस है, नहीं, मैं नहीं कह रहा। माता हाँ, वैष्णो सर देवी माता वैष्णो देवी पे अपॉइंट होता, फैमिली नहीं रही। नहीं सर, जो पूजा करते हैं ना वो उसी की फैमिली का है कहाँ? नहीं वो मेदिनीपुर में है, सालासर में नहीं। क्या क्या सुना? दो बंदे क्या हैं। क्या? ये जो जिन भूत वगैरह जो हैं, हाँ हाँ,
है वहाँ पे कुछ और मैं भी देखो वो तो किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाओ वो तो होता ही है वहां पे, नहीं ठीक जैसे है ना। लेकिन ट्रीट वहां पे कोई नहीं करता, आपको जाना है मन्नत मांगनी हो मन्नत मांगो वहां पे, ऐसा कुछ इलाज उन्होंने झाड़ा झूड़ा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बताए ना इसमें जाने प्लानिंग की थोड़ा कि कोई पीछे से आवाज लगाएगा कि तुम मुड़ के नहीं देखना कुछ ऐसा हाँ हाँ सालासर में भी है, ऐसा होता है इसमें ऐसा तो मेहंदीपुर वाले में बाबा अभी है ना वहां पर भी है, यहाँ पर भी। भी भूत उतारने की बात नहीं है क्या संदीप बात जी, कर रहे संदीप हो? जी भूत उतारने की बात नहीं हो रही, हाँ सिर्फ इतनी बात हो रही है कि भाई सालासर में ऐसा बोलते हैं कि भाई कोई आवाज लगाए ना, कोई लेडीज आवाज लगाए, कोई लेडीज शादी के लिबास में दिखाई दे तो उसकी तरफ देखना नहीं है, वो आवाज लगाए तो पीछे नहीं ऐसा देखना है, मैं ऐसे तो 2-3 बार हाँ जा लिया, अरे नहीं मैं तो 2-3 बार जा लिया, ऐसा कुछ नहीं बोला है ऐसा आप शादी ऐसा शुदा हो इस- ऐसा भाई ऐसे मत करो, मैं तो जाना था ऐसा। यार, डराओ मत। ऐसा 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 ये भगवान मुझे तो पता ही नहीं। हाँ जी, रुको रुको एक बार सुन तो लेने दो। बट मैं बताऊं मतलब ऐसा तो कहीं पर भी कोई धाम है ना, बहुत फेमस धाम है जहाँ पर यात्राएं होती हैं, हर यात्रा में होगा वो, हर यात्रा में ऐसा, हर यात्रा में पहाड़ों के ऊपर कितने मंदिर हैं, ये पहाड़ों के देवता हैं, उसमें बोलते हैं पीछे से आवाज लगाएगा वो, ठीक है ना, तो आपने देखना नहीं है। देखो जो अपना मेहंदीपुर भी है, जो अपना मेहंदीपुर है सर, उसको तो स्पेशल इन्हीं चीजों के लिए कहते हैं कि वहाँ तो बहुत ज्यादा इलाज वहां होता पर है। तो उतारे वगैरह का काम होता है ना, ठीक है ना, वहां पर उतारे का काम होता है। हनुमान जी के हर एक मंदिर में ऐसा ही है। अच्छा बाबा ने परीक्षा लेनी हो, ठीक है ना, ये बड़ा ब्रह्मचारी बना है, हेलो डन, इधर आओ, मेन चीज पे आओ। कौन कौन से सूट्स के ऊपर सेक्शन 16 का यानी मृत्यु ऑफ क्या बोलते हैं प्लेंटिफ एप्लीकेंट या डिफेंडेंट एप्लीकेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 सूट राइट टू प्रियम्पशन वाले सूट, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन लेना है उसका सूट, क्यों माइंडर की बात थोड़ी ना करें, या फिर जो खत्म हो गया वो उसका तो पोजेशन कैसे आएगा, दूसरे ही करेंगे, ठीक है ना, सिंपल। और या फिर हेरिडेटरी, हेरिडेटरी में तो आएगा, देखो सारे के सारे वो वाले सूट्स है जिसके अंदर ऑलरेडी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, तो एक बंदा नहीं रहा तो कोई बंदा दूसरा कर लेगा, ठीक हो गया, सिंपल। वैष्णो देवी मंदिर में तो अब सरकार अपॉइंट करती है पुजारी, चलो तो बहुत पुजारी अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो मेन मुख्य पुजारी जो वो पूजा करता है ना वो उसी की फैमिली का है। तो बेटा टाइम के साथ ना फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है। सालासर में ये जो गद्दी है ये पांचवी या छठी छठी पीढ़ी है, ठीक है। सालासर में जाओगे ना जहाँ वो सन्यासी मोहनदास जी की जो समाधि बनी हुई है उसके ऊपर पूरी हेरिडिटी वो ट्री लिखा हुआ है। अब पूजा पूजा करने वाले ही जो है बेसिकली पूरी जो उनके जो पूरा जो वंश है उसके अंदर जो पूरे मैच्योर हो चुके हैं वो 25-26 लोग हैं। गद्दी पे 25-26 लोग थोड़ी ना बैठते हैं। मोहनदास जी का चोले पे कोई हाथ लगा सकता है क्या, उठा कर पटक देते हैं, बुड़ुम सीधा बुड़ुम। सर वहाँ पर वो ये जो आप मोहनदास जी बता रहे हैं उनकी समाधि कहाँ है सर? मंदिर के वही मंदिर में, मंदिर परिसर में ही, मंदिर में ही है, वहाँ पे पीछे राइट साइड। मंदिर परिसर में ही। वहां जरूर जाना। साला सर ना हाँ मगर अगर सालासर जा रहे हो तो मोहनदास जी की समाधि भी जाना चाहिए, अच्छा, पूरी नहीं होती है वरना वहाँ की। सर फिर नॉर्मल जाना होगा। जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, जब बुलावा होगा जब जाना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आप ना तो कोई जाने वाले डिसाइड करने वाले, ना आप ये डिसाइड करने वाले हम तो गए हो ना, ये सही कह रहे हो सर, तो बस बुलावा है ना, बुलावा तो जब जा पाता है, नहीं वैसे पूरी प्लानिंग हुई है टेंशन नहीं है। बस वो बुलावा नहीं था, बुलावा नहीं था उसी को कहते हैं। ठीक है। मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैंने तो ये लगा पहला सफर करा था बस बस का 7 घंटे लगे तो सही, लेकिन द सफर वॉज वेरी बहुत शानदार सफर था। वहाँ पर सर धर्मशाला भी बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई है। बस स्टैंड से हाँ डायरेक्ट कितने का है शराब की क्या लगी, टिकट टिकट लगी 345 सर एसी बस है ना, नॉर्मल इतनी लंबी है ना एसी और वैसी। ना ना, देखो सर्दियों में तो सर्दियों में अरे पहले भाई गर्मियों में एसी वैसे 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 प्राइवेट भी है, एसी वाली बसेस भी प्राइवेट भी चलती है। एसी वाली बस ही तो है। ट्रेन भी ट्रेन डायरेक्ट कहाँ साला सर, वो देखना पड़ेगा। नहीं है मेरे ख्याल लक्ष्मणगढ़ तक ही है ट्रेन तो, लक्ष्मणगढ़ तक ही है। चलो आओ जरा 17 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, ये समझ गए, 3 चीजें अंडरलाइन करो, प्रीएम्पशन नंबर 1 लगाओ, सूट फॉर पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाओ, हेरिडिटरी ऑफिस नंबर 3 लगाओ, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 16 का।
स्वयं का। खाटू श्याम बाबा जी की ऐसा कुछ है? हाँ डायरेक्ट बस है, नहीं बस नहीं, बस का नहीं, वो जो ये मैंने बता रहे थे लेकिन हर जगह है, हैं? हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। क्यों? अच्छा, अच्छा परीक्षा नहीं हो सकती क्या आपकी? मैं सर, मैं तो वो बात नहीं है, मैं तो ऐसे डर जाऊंगा सर। ठीक है ना, ये देखो पता है क्या, ये सिर्फ ये बोली हुई बातें होती हैं, ठीक है ना। बेसिकली तीन चार चीजें ऐसी होती हैं, आदमी जो है अपना ईमान छोड़ देता है, जर जोर जमीन, ठीक है ना। तो बात सिर्फ लालच की है कि वहां पे हो सकता है आपको कोई लालच देने वाला मिले, आप लालच मत लेना, सिर्फ भगवान में, ठीक है ना, हनुमान जी में अपना ध्यान रखना और अपनी यात्रा कंप्लीट करना, सिर्फ इसके लिए वो, हाँ ये ठीक है। ठीक है ना। कुछ देर तो कुछ वही प्रसाद खाना भी नहीं होता। हाँ सालासर में खा लो, ठीक है ना, हाँ, सालासर में, मेहंदीपुर में नहीं खाना, हाँ, मेहंदीपुर में जो पंडित जी प्रसाद है वो भी नहीं खाते? पंडित जी प्रसाद नहीं देगा वहाँ, ठीक है ना। किसी के भी हाथ से प्रसाद लेके मेहंदीपुर में आप खाएंगे, ठीक है। लेट से कोई जबरदस्ती धर भी गया तो कोई बात नहीं, दर दो, छोड़ दो, बंदरों को दे दो। बाकी जो सवा महीने कहाँ मेहंदीपुर? लेकिन सर राजस्थान में तो दो तीन जो तीन सवा महीने चल लगाते हाँ लगाते हैं, कहाँ मेहंदीपुर में, कहाँ सालासर, दोनों जगह लगती है। हाँ हाँ, तो फिर आगे क्या है? मतलब वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ये भंडारे होते हैं ना, ये ठीक कह रहा है सर, ये चीज नहीं ये भंडारे, ठीक है ना। भंडारा मतलब ऐसा कहा जाता है कि भंडारे में जैसे भगवान का आदेश होता है ना कि भाई तू आ जा, ऐसे ही भंडारे का उसी के पेट में जाएगा जिसके पेट में जाना है। अच्छा, भंडारा का खाना सर बहुत कम लोगों को मिल पाता है। हाँ बिल्कुल, मैं कितनी बार यहाँ मंदिर में जा लिया, साला ये साला दर कह रहा हूँ, ये खरावड़ मंदिर में जा लिया, ठीक है जी। मैं जाता हूँ, ठीक है जी, एकदम स्कूटर पे देखता हूँ ले भंडारा लग रहा है, फटाफट में लगा स्कूटी, इतना वो पतीला ठाक बांधना सर पता नहीं, मैं ना भंडारे का खाना खाता नहीं हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है भाई ऐसे ही मतलब खाना चाहिए इसका मतलब आपके हिसाब से हैं? बढ़िया, तो आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं हो संदीप जी, जब खाना होगा ना, जब आपके पेट में जाना होगा अपने आप चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है भाई। ठीक है, आओ जरा इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक के ऊपर आ जाओ, चलो। अगर फ्रॉड हो गया, अगर मिस्टेक गलती हो गई, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। सूट फाइल करने के राइट पर, अपील एप्लीकेशन फाइल करने के राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सिंपल सी बात है, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट से आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके यार दोस्त ने आपसे पैसे ले लिए, ठीक है जी, और आपको जो है वो पप्पू बनाता रहा, ठीक है जी, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकल गया, फिर उसने अपने असली रंग दिखा दिया आपको, उसको दिखा दिया कि आई एम दी टॉप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। क्या करोगे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन, अभी हम लो में नहीं जा रहे, बताओ। अगर मैं ये बोल लूं समझाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं, समझाना कुछ नहीं है, दोस्ती दोस्ती पिस्ती खत्म होगी। अब सीधी सिंपल सी बात है, आपसे सवाल ये है कि क्या, क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो निकल गया, तो आपके साथ अन्याय हो गया, हो गया सिंपल। क्या लेजिस्लेशन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ये वाली सिचुएशन भी बन जाती होगी, है ना। आपको क्या लगता है अगर ऐसा केस हो जाए कि किसी बंदे के साथ, प्लेंटिफ के साथ यदि फ्रॉड हो जाए और उसको पता ही ना चले, पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने के बाद जो है उसको पता चले कि भाई तेरा साथ तो फ्रॉड कर दिया, तो क्या 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 लिखा होना चाहिए? कॉमन सेंस का सवाल है बस। फिर वो टाइम पीरियड एक्टिव कर देंगे कौन सा? जो जो उसको पता ही नहीं था नॉलेज यस, जैसे ही उसकी नॉलेज में आएगा वहां से शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। यही चीज यहाँ पे पढ़ोगे आप। आओ जरा फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। वेयर इन द केस ऑफ एनी, किसी भी सूट और एप्लीकेशन में, दोनों बात में मिला के गए हैं, है ना। लेकिन सर आप ये लिमिटेशन पीरियड ये कहते हैं आपका टाइम चला गया है तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते। वो फ्रॉड हो गया, स्पेशल मुहूर्त आया, फ्रॉड हो गया आपके साथ, फ्रॉड साबित भी तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर फ्रॉड, हाँ अगर सेक्शन 17 की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो फ्रॉड साबित करोगे आप। सिर्फ कह देने से बने फ्रॉड एक 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 हाँ, नहीं, जब पीरियड एक 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 हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्रॉड आया था, एक 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 मैं कोर्ट के सामने ये कह दिया जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरी एप्लीकेशन ये अलाउ करो। हाँ कोर्ट पूछेगी भाई फ्रॉड क्या क्या फ्रॉड हुआ, कैसे क्या हुआ है, ठीक है जी। अगर फ्रॉड को प्रूव करना है तो सरकमस्टांस आपको बताने कोई पड़ेंगे। एविडेंस ही सर, नहीं है जो ये लिमिटेशन एक्ट है इसकी वैल्यू क्या है? एक तो कह रहे हैं कि तेरा पास है तुझे खत्म होने पर तू सूट नहीं कर सकते, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि सूट कर बिल्कुल सकते हो। ठीक, फिर सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या एक क्या भी नहीं तो होना क्या चाहिए। वैल्यू है सर, समझ में नहीं आती है बात। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन 3 के बाद ना तो सेक्शन 4 होना चाहिए, ना 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 होना चाहिए।
सेक्शन 3 को छोड़कर 4 से हम यही चीजें पढ़ रहे हैं कि अगर ये मूर्त हो गया, सेक्शन 4 का यदि मूर्त हो गया तो कोई बात नहीं, ये छोड़ देंगे। सेक्शन 5 का मूर्त हो गया तो ये भी छोड़ देंगे। 6 का मूर्त हो गया भाई, कितने साल तक माइनर मुनर रहेगा वो भी छोड़ देंगे। साथ में कौन कौन सा तो मान भी लेंगे या फिर नहीं मानेंगे अकॉर्डिंगली। 8 में अलग से आ गया, 9 में अलग से आ गया, 10 में 11 में अलग से आ गया, 12 में फिर एप्लीकेशन उसके हिसाब से आ गया। ठीक है ना, यही तो चीजें पढ़ रहे हैं, फिर वो क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है संदीप जी, ऐसा नहीं है। आप असेंस छोड़ के फिर इस एक्ट की आओ जरा। वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट, किसी एप्लीकेशन में फॉर विच, जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो प्रेस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट क्या है, वो क्या है, द सूट या फिर एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड, अंडरलाइन करो फ्रॉड, अंडरलाइन सूट एप्लीकेशन डिफेंडेंट या फिर रिस्पोंडेंट की या फिर उसके एजेंट की, और को सर्कल करके हिज एजेंट को करो, एजेंट को करो जरा बॉक करो या फिर अंडरलाइन करो। या फिर क्या है, द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच ए सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड, अंडरलाइन फ्रॉड बाय द कंसीलमेंट। हो सकता है ना, क्या छुपा कर फ्रॉड कर सकते हैं, चलो। ऑफ एनी सच पर्सन एज अफोरसेड, या फिर कैसे हो गया फ्रॉड, द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ मिस्टेक। यस लो जी, आओ जी, सी में क्या आ गई, मिस्टेक आ गई है। डी में क्या है, वेयर कोई डॉक्यूमेंट जो कि नेसेसरी था एस्टेब्लिश करने के लिए क्या, राइट ऑफ प्लेंटिफ को या फिर एप्लीकेंट के राइट को, एज हैज बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड, उसको अंडरलाइन फ्रॉडुलेंटली कंसील कर दिया उस डॉक्यूमेंट को फ्रॉम हिम। ठीक है जी, यानी देखो सिंपल, डी को जरा एग्जांपल के तौर पे पढ़ लेते हैं। आपके पास राइट था कि आप सूट फाइल कर सकते हो या पर्टिकुलर एप्लीकेशन लगा सकते हो, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप वो सूट फाइल कर सकते थे या फिर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे, वो ही फ्रॉडुलेंटली छुपा के रख ली थी सामने वाली पार्टी ने, तो फिर कंसील्ड नहीं है। बात यहां पर प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस की नहीं हो रही, बात तो यहां पर ये है कि वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी। हुआ क्या, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था, आपको 5वें साल वो डॉक्यूमेंट जो है समहाउ उसके दफ्तर में जाके या समहाउ उसके हाथ से गिर गया या आपको मिल गया वहां से। ठीक हो गया, आपको बाद में पता चलता है भाई इसी ने छुपा रखा था ये, है ना। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, सी देख लो जरा। गलती हो गई है जी, सूट वगैरह फाइल तो करना था लेकिन गलती हो गई है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, मिस्टेक हो गई है, सही। बी में क्या है, नॉलेज जो थी ना, वो नॉलेज कंसील्ड कर ली है, फाउंडेड ऑन द कंसील्ड, फ्रॉड कर लिया आपसे। ठीक है, आपको नॉलेज ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि इस प्रकार का सूट का राइट है या इस प्रकार की एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। ठीक है ना, नॉलेज क्यों नहीं थी, क्योंकि एक आदमी ने गलत तरीके से, ठीक है ना, वो नॉलेज कंसील करके रख ली। ठीक हो गया, घर में एक गरीब है, ठीक है जी, सिंपल है जी। अब हुआ क्या, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी निकल गई, उसका कोई बहुत दूर का कोई रिश्तेदार उसने दे दी प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसके घर में वो नौकर बन के काम कर रहा है, उसके मालिक ने सोचा भाई अगर इसको पता लग जाएगा तो ये मेरा मालिक बन जाएगा, तो छुपा लो इस नॉलेज को, जब उसको नॉलेज होगी तब सूट फाइल कर ले। चाहे वो 50 साल बाद हो। बिल्कुल, बट अगेन ये ध्यान रखना एविडेंस हो उसके, अगर एविडेंस नहीं और नॉलेज हो जाए तो हो गया। ठीक है ना, फिर वो वीडियो बना के पोस्ट करेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ताजमहल मारा है। ठीक हो गया ना, समझ रहे हो, समझ आ गया, चलो आगे आ जाओ। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल, अंडरलाइन शेल, नॉट को जरा बॉक्स करोगे, शेल नॉट बिगिन टू रन अंटिल द प्लेंटिफ एप्लीकेंट हैज डिस्कवर्ड द फ्रॉड, जब तक वो खोज ना कर ले उस फ्रॉड की, और को सर्कल करो या फिर उस मिस्टेक का ना पता लग जाए, पता लगा ले, और को फिर से सर्कल करो, कुड विद रीजनेबल डिलीजेंस हैव डिस्कवर्ड इट, और इन द केस ऑफ ए कंसील्ड डॉक्यूमेंट अंटिल, जब तक कि प्लेंटिफ या फिर एप्लीकेंट को सबसे पहले उसकी खोज ना हो जाए, किसकी, उस डॉक्यूमेंट की, मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग द कंसील्ड डॉक्यूमेंट और कंपेलिंग इट्स प्रोडक्शन, या फिर उनको तरीका ना पता चल जाए कि जिसके थ्रू वो कंपेल करके हैं उसकी प्रोडक्शन की। डन, सिंपल। फ्रॉड वाले केस में जब तक फ्रॉड का पता नहीं लग जाता तब तक टाइम पीरियड नहीं चलेगा, घड़ी चलनी शुरू नहीं होगी। ठीक है ना, घड़ी किस पॉइंट से चलनी शुरू होगी, जब उसका उस फ्रॉड को पता चल जाए, या फिर ड्यू डिलिजेंस वाला रूल अप्लाई कर ले कोर्ट, कि अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा लेता तो आज से 3 साल पहले इसको नॉलेज हो जाती इस फ्रॉड की।
उनके लिए नहीं है सेक्शन जो बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कोई आकाशवाणी होगी तो ये पता लगेगा, ड्यू डिलिजेंस करे, ठीक है ना। सीधा सिंपल सा फैक्ट है। एक आदमी, एक पड़ोसी बोला कि भाई ठीक है मैं अपना प्लाट बेचूं, ठीक है ना, तो पड़ोसी बोला मैं खरीद लूंगा, ठीक हो गया, सिंपल है, बोला मैं खरीद लूंगा, चलो भाई खरीद लिए, अच्छी बात है, सही। चलो जी, अब आगे क्या हुआ, बाद में खरीदने के बाद पता चलता है कि भाई इसके ऊपर तो बहुत घना लोन था और इसके नाम पे भी नहीं था ये, तो वापस कर दूं, वापस कर दूं, फ्रॉड हो गया ना, वापस कर दूं, वापस कर दीजिए, क्या फायदा है? फायदे की बात नहीं बोली, वापस कर दूं, ये सब पीस उधर नहीं कर सकता, वापस कैसे? ये मेरी ड्यूटी थी, मेरे को तहसील में जाना चाहिए था, मैं कानून वो से पटवारी से मिलता, बता भाई ये जमीन साफ है क्या, बिल्कुल ठीक है सर आप। कोई इनकम्बेंसी तो नहीं है इस पे, ठीक, मेरी ड्यूटी थी वो, चिपकाने वाला तो चिपका के चला गया, यानी कि लेने वाले को भी ये वो ठीक है ना। बनता कि ध्यान रखे हर चीज का। अगर यही बात मैं कोर्ट के सामने जाके बोलूंगा जी मुझे तो पता नहीं चला, कोर्ट मानेगा नहीं, हवाई जहाज बना देगा मेरी प्लेन का, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। तो ड्यू डिलीजेंस का भी रूल अप्लाई कर सकती है कोर्ट, कि भैया क्या बातें कर रहे हो, अगर आप थोड़ी सी भी ड्यू डिलीजेंस लगाते, ठीक है ना, जितनी भी रिक्वायर्ड बुद्धि है अगर आप वो लगा लेते, अकल लगा लेते, तो आपको पता लग जाता, वहां से टाइम पीरियड चलना शुरू हो गया, क्योंकि आपका सिंपल हो गया। चलो या क्या, provided that nothing in this section shall enable any suit to be instituted or application to be made to recover or enforce any charge against or set aside any transaction affecting any property which, ठीक है जी, हाँ पर ये ध्यान रखना, कोई बात नहीं कि सूट नहीं डल सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन चार्ज एक्सेट्रा जरूर अप्लाई हो सकता है। व्हाट इज ए चार्ज, क्लेमेबल होता है सर वो, ये बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है वो, सर वर्ड नहीं मिल ठीक है, उससे सर वो नीचे का ये कहने का मतलब, नीचे का अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ना भी पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ पढ़ दूं। और दूसरा इन द केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के केस में, हैज बीन परचेज्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, आपने खरीद लिया है कुछ कोई भी सामान, ठीक है जी, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले में किसी एक बंदे के द्वारा, हु वाज नॉट ए पार्टी, जो कि पार्टी नहीं था, ठीक है, टू द फ्रॉड के, एंड डिड नॉट एट द टाइम ऑफ द परचेज नो और हैव रीजन टू बिलीव दैट एनी फ्रॉड हैज बीन कमिटेड, जिसके थ्रू ये फ्रॉड हो गया उसको पता ही नहीं था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसके पास चार्ज का राइट आ गया। इन द केस ऑफ ए मिस्टेक, मिस्टेक के केस में, ठीक है, ऊपर फ्रॉड को अंडरलाइन करो, नीचे मिस्टेक को अंडरलाइन करो, परचेज कर लिए वैल्यूएबल कंसिडरेशन के अंदर, सब्सिक्वेंटली टू द ट्रांजैक्शन इन विच द मिस्टेक वाज मेड बाय ए पर्सन हु डिड नॉट नो, जिसको नॉलेज नहीं थी, और हैव रीजन टू बिलीव दैट द मिस्टेक हैड बीन मेड, ठीक है जी, कि जी गलती तो हो चुकी है। इन द केस ऑफ ए कंसील्ड डॉक्यूमेंट, अंडरलाइन कंसील्ड डॉक्यूमेंट हैज बीन परचेज्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय अ पर्सन हु वाज नॉट ए पार्टी टू द कंसीलमेंट and did not at the time of the purchase knows or has reason to believe that the document had been concealed, ठीक है। चलो मान लिया मैंने वो अपने पड़ोस का मकान खरीद तो लिया, मेरे को बाद में पता चला, कोई बात नहीं, मैं ये वापस नहीं कर सकता, बट मेरे पास चार्ज अराइज हो चुका है, क्योंकि सर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी थी इसलिए वो वापस कर सकते सर चार्ज कितना ज्यादा लगेगा? हैं ये काम है। वो चार्ज रेट की बात नहीं हुई, नहीं, वो फाइन ज्यादा लगेगा। चार्ज बेसिकली क्या होता है कि अख्तियार होता है आपका, आपका राइट होता है, कुछ उसमें से वो इतना स्पेशल रहेगा। सर्कमस्टांसिस में आपको मिलता है। जैसे आपने क्या करा, बैंक से लोन ले लिया, बैंक ने लोन कैसे दिया, आपकी प्रॉपर्टी के कागज रख लिए, आपने लोन चुकाया नहीं, बैंक का चार्ज राइज हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी को, सर बैंक फिर हमारी जो प्रॉपर्टी है, जैसे अगर एक ही घर हो उसको वो उसको बेच देगा। हाँ, वहीं से तो पूरा करेगा। बट ये फर्स्ट इंस्टांस में नहीं होगा, हाँ, ये एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ेगा, ये लास्ट मतलब क्या कहूँ, मतलब लास्ट रिसोर्ट है ये, सर ये ठीक है, मैंने भी बेशक। सुना है, जैसे एक आदमी का एक ही प्रॉपर्टी हो, उसने इस पर लोन ले लिया, वो लोन चुका नहीं पाया, तो उसके घर वो वाला जो एक ही घर में रहता हूँ वो नीलाम नहीं होगा, या फिर वो नीलाम नहीं होता? नीलाम हो सकता है, बस वो अटैच नहीं हो सकता, तो जिसके कागज रखे होंगे होंगे वही हो जाएगा, सिंपल है। अटैच नहीं होगा, सीपीसी में लिखा है, अटैच और नीलाम नहीं हो सकता, तो एक ही बात तो होगी सर, नहीं। नीलाम हो गया तो अटैच ही नहीं, होगा। कोर्ट ने अटैच कर दिया, कोर्ट ने अटैच करके अपने पास रख लिया, जब केस हो गया वापस अटैचमेंट को डिस्चार्ज कर दिया, वापस दे दिया,
मतलब उसमें एग्रीकल्चरल लैंड नहीं तो फिर वो नीलाम में तो सर एक बेटा एक करा करो एक एक सेकंड नीलाम है। नीलाम का मतलब तो घर से निकाल दिया उनको और नीलाम कर दिया, तो वही काम तो करेगा सर, वही नीलामी तो वही होती है ना। मकान अटैच कर लिया, ठीक है जी, मकान जो है रिहायशी होता है बेसिकली, ठीक है जी, जो उसके अंदर रह रहे हैं वो रह रहे हैं, कोर्ट के अटैच यानी कागज जो उस मकान के कोर्ट ने अटैच करके रख लिया अपने पास। मालिकाना फिलहाल के लिए कोर्ट के पास है, वो बेचना चाहिए। यस सिंपल बस वो इतनी सी बेच बात नहीं है, सकती है। ठीक है ना। यूं नहीं होता कि भाई फर्स्ट इंस्टेंस में जो है प्रॉपर्टी बिक जाएगी, प्रॉपर्टी बेचना सबसे लास्ट इंस्टेंस होता है, ठीक होता है। एग्जीक्यूशन में लगा लो, कोर्ट को मकान बिकवाने हैं क्या, कोर्ट कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोर्ट को तो सिर्फ इतना है कि जजमेंट डेटर जो है अपने पर्सनल ओबीडियंस के थ्रू ये जो डिक्री आई है इसको सेटिस्फाई कर दे। अगर वो नहीं करेगा तो कोर्ट को जो है अटैच करनी पड़ेगी, कोर्ट अटैच करने से पहले उसको नोटिस देगा भैया तो तू आ जा, नहीं तो तेरी प्रॉपर्टी का पता लग गया हम अटैच कर देंगे। नहीं आया, कोर्ट ने नेक्स्ट डेट के ऊपर अटैच कर दिया, ठीक है जी। अटैच करने के बावजूद भी कोर्ट नोटिस दे रहा भाई अटैच होगी प्रॉपर्टी आ जा, नहीं तो हम आगे फिर कार्रवाई कर देंगे और फिर तेरे उसमें डाल देंगे, बिकवा भी देंगे हम तेरी प्रॉपर्टी को। अटैच करने के बावजूद भी 3-4 नोटिस जाएंगे उसको, ठीक है जी। अच्छा। फिर उसके बाद जो क्या है, उसके बाद सेल का ऑर्डर आ जाएगा, सेल का ऑर्डर आने के बावजूद फिर नोटिस जाएगा भाई सेल का ऑर्डर कर दिया आ जा, आता हो तो, अगर नहीं आएगा तो सेल इन एग्जीक्यूशन हो जाएगा, बट इट इज द लास्ट रिसोर्ट। तो सर इतना तो सर उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे सर। हाँ नहीं इतना इतना भी लेट नहीं होता, इतना भी जो लेट। अटैच जो प्रॉपर्टी है, हाँ। कोर्ट उसको यूज कर सकता है। यूज मतलब मतलब सर रेंट पे दे दे उसको, उससे कमाई कर ले। नहीं नहीं, सर यूज सर कई तरीके से होता है, मतलब जो कोर्ट से रिलेटेड ही काम है। कोर्ट से रिलेटेड ना भी हो, सर लेट्स से किसी की बहस आई हुई है प्रॉपर्टी में, वो मतलब यस attach होने शाबाश में, बहुत बढ़िया, कहीं जगह नहीं हमारे पास है, ये या attach फिर कोई को और रखवा देंगे, खेती है जमीन है और उसके ऊपर फसल खड़ी है, उनके घर के लोन में रखवाएंगे हम तो, मतलब कोर्ट ऐसा ठीक है ना। या फिर ऐसी प्रॉपर्टी है लेट्स से एक वो पॉन्ड बना है और उसके अंदर फिशेज हैं, मछलियां हैं, तो कोर्ट किसी का नुकसान थोड़ी ना करेगी, कोर्ट क्या करेगी फिर, वो मछलियाँ बेच देगी सर, है ना। कोर्ट बेचेगी, क्या करेगी जल्दी बताओ, सीपी से बड़ा इसलिए करवा देगा। सही क्वेश्चन है, बंदा अपॉइंट करेगी। अभी जिक्र आया था उसका, रिसीवर अपॉइंट कर देगी। और सर उससे जो कमाई होगी वो कोर्ट रख लेगी सर। नहीं ट्रेजरी में जमा हो जाएगी। अरे तो आज फिर कर क्या रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम आज, किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? विकेश क्या हुआ? ये भी हमें खुद बता दो। अच्छा 3 फुट लगा दो सर बाहर है। एआईबी का सोचू लगाऊं ना लगाऊं, लगा दो सर। अरे नहीं, बच्चों का नहीं। टारगेट खराब हो गया सर, बच्चों का 80,000 बच्चे फेल हो गए। आगे आ जाओ, चलो इसको कंप्लीट करो। वेयर एक जजमेंट डेटर हैज फ्रॉड के द्वारा या फिर फोर्स के द्वारा प्रिवेंट कर देता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को या फिर ऑर्डर को विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट क्रेडिटर made after the expiry of the said period extend the period for execution of the decree or order. Yes, judgment, who is a judgment creditor? जिसमें क्रेडिट वो होता है सर जो केस जीत गया है सर। डिक्री होल्डर, हाँ डिग्री होल्डर से। ठीक हो गया। तो कंफ्यूज मत होना जजमेंट क्रेडिटर को पढ़कर, ठीक है ना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख लो डीएच डिग्री होल्डर। प्रोवाइडेड सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 साल अंडरलाइन from the date of the discovery of the fraud or cessation of the force as the case may be। नीचे एक प्रोविजन आ गया है, फ्रॉड के केस में, मिस्टेक के केस में, कंसीलमेंट के केस में, व्हाटसोएवर, जब पता लग जाएगा उसको कि भाई फ्रॉड हो गया है तो 1 साल के अंदर अंदर अब उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। सूट डालना तो सूट डालेगा, एग्जीक्यूशन की पिटीशन डालनी तो एग्जीक्यूशन की पिटीशन डालेगा, यानी एप्लीकेशन डालनी तो एप्लीकेशन डालेगा, बस। उसके बाद 1 साल मिलेगा, अतः लिमिटेशन पीरियड यहां भी नहीं है, ठीक हो गया। आपका सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17 खत्म। सेक्शन 14 के ऊपर एक पेज की डिक्टेशन, जजमेंट क्रेडिटर है, मैं इसको ये बोल देता हूँ जब केस जीत गया तो ये राइट वर्ड है रॉन्ग डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर बोलोगे आप, डिग्री होल्डर बोलेंगे। हाँ डिग्री होल्डर बोलेंगे। ठीक हो गया ना। बट ये ध्यान रखना एप्रोप्रिएट वर्ड जजमेंट क्रेडिटर है, क्यों? डिक्री के लिए तो डिक्री होल्डर होल्डर बोल दोगे, जिसके फेवर में ऑर्डर आया है उसको क्या बोलोगे? जजमेंट क्रेडिटर बोलोगे उसको, ठीक हो गया। कल जो है सेक्शन 14 के ऊपर एक डिक्टेशन कर लेंगे, ठीक है जी। लगभग 15 से 20 मिनट का काम है ये, इसके क्वेश्चंस निकाल के और सोल्व करके लाना। अगर यानी कहने का मतलब ये है कि 13 से लेकर 17 तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, कोई प्रोविजन रिवाइज करना है तो वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। 2 दिन जो है कम से कम
जनरली 2 दिन लगते हैं 17 उसमें, सॉरी 18-19 में। सर इसके बाद वो अपना टैलेंट है फिर। तो आपने आज शेड्यूल नहीं पढ़ा, आप कहते हैं माता का शेड्यूल को हो चुका है complete। शुरू हो नहीं गया। नहीं हुआ, डिवीजन फर्स्ट रहता है।